वैलिडिटी सेशन जो हमारा इख्तितामी सेशन है और बहुत अहम सेशन है, उसको हम फ़ौरन शुरू कर रहे हैं। मौजूद ख़वातीन हज़रात, सबसे अहम पोर्शन इस पूरी कॉन्फ्रेंस का ये होगा कि जो कुछ भी तकरारी, तजावीज़, कमेंट्स हमने आए हैं वो हमारी मोहतरमा डॉक्टर फौजिया खान साहिबा ने बड़ी मेहनत के साथ, बारीक बीनी के साथ कल से वो हर सेशन में बैठी हैं, सुबह से नोट कर रही हैं और उन्हीं की तजवीज़ के ऊपर ये हर सेशन को ओपन किया गया। क्वेश्चन आंसर की जगह सजेशन मांगे गए और एक बहुत सारे मुफीद और फ़ायदेमंद दूररस तजावीज़ और सजेशन हमारे सामने आए हैं जो आपने जमा किए हैं और आप हम सबके सामने पेश करेंगी। आखिर में तकरीर करती, लेकिन मैंने आपसे दरख्वास्त करी कि पहले आप वो पेश करें, रेजोल्यूशन पेश करें या तजावीज़ को जो आपने समअप किया वो पेश करें और उसके बाद हमारे दूसरे मेहमान उस पर तकरीर कर सकते हैं या दूसरे कर सकते हैं। तो आप लोगों को अंदाज़ा हो जाएगा कि इस कॉन्फ्रेंस का क्या टेक अवे है, क्या आप लोग घर लेके जा रहे हैं, हम लोग क्या घर लेके जा रहे हैं। तो मोहतरमा फौजिया खान साहिबा से मैं मुअद्दबाना दरख्वास्त करूँगा कि आप तशरीफ़ लाएँ। अस्सलाम वालेकुम। तो हम अपनी कॉन्फ्रेंस के इख्तिताम को पहुंच चुके हैं और अब हमारा वैलिडिक्ट्री सेशन शुरू होने जा रहा है। तहसीन अहमद खान साहब, आप स्टेज पे आइए। फेम के आप सदर हैं, वैलिडिक्ट्री प्रोग्राम है, सदर ने स्टेज पे होना चाहिए। तो सबसे पहले मेरा अपना ड्राफ्ट रेजोल्यूशंस का प्रेजेंटेशन शुरू करने से पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ ऑल इंडिया एजुकेशन मूवमेंट का कि उन्होंने इस बार अपनी कॉन्फ्रेंस का वेन्यू औरंगाबाद को चुना और औरंगाबाद को इससे फ़ायदा पहुँचाया। मैं और यहाँ फेम का भी शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि फेम बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेस लेते हैं हम लोग महाराष्ट्र लेवल पर, लेकिन ये ऑल इंडिया लेवल पर जॉइंट ऑर्गेनाइजेशन के तहत ये प्रोग्राम लिया गया। लेकिन मैं इसमें जिन लोगों ने कोशिशें की हैं इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए, उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि उनको स्टेज पे बुलाऊं और सबसे पहले मैं अपने हाथों से उनको गुलदस्ता पेश करूं, क्योंकि उनकी मेहनतों से ये कॉन्फ्रेंस कामयाब हुई है और आप लोगों की मौजूदगी से कामयाब हुई है। क्योंकि जितनी यहाँ पर अटेंडेंस रही है, मुझे नहीं लगता मैंने इससे पहले कभी देखा है कि हर सेशन में फुल अटेंडेंस। दोपहर में तो हमारी ख़वातीन को जगह बनाने के लिए मुश्किल हो रही थी हमको अंदर, इतना पैक ऑडियंस हमारा। और न सिर्फ ला के बिठाए गए हैं हम लोग, बल्कि हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हम इसके अंदर एक्टिव इंटरेस्ट ले रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है, इसलिए आप सबका भी उससे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। मैं यहाँ बुलाना चाहूँगी खालिद सैफुद्दीन साहब को और उनकी पूरी टीम को। ज़िया है और वसील, कामिल, सलीम साहब, आपकी जो कोर टीम है, जिन लोगों ने मेहनत की है, हर एक को हम नहीं बुला सकते हैं, बहुत लोगों की मेहनत है इसमें, लेकिन बहुत ज़रूरी है कि ये हम एक्नॉलेज करें कि आप लोगों ने जो मेहनत की है उसकी वजह से ये कॉन्फ्रेंस कामयाब हुई है। एक गुलदस्ता दीजिए। लेकिन मैं इसके साथ साथ ऑल इंडिया एजुकेशन मूवमेंट का भी शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ गुलदस्ता देकर
कि आप लोगों ने औरंगाबाद का वेन्यू चुना और मेहनत में आप लोगों की भी कोई कमी नहीं रही है। ख़ास तौर पे रशीद साहब, इलियास साहब, आप सब लोग स्टेज पे आइए ताकि आपका भी मैं शुक्रिया अदा कर सकूं। अभी जिनका फॉर्मल शुक्रिया हमने अदा किया, इसके सिवाय और बहुत लोग हैं जिन्होंने इस कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया है अपने पैसे से, अपने स्पॉन्सरशिप से। बहुत लोग हैं जिन्होंने, किसी ने खाना स्पॉन्सर किया, किसी ने कोई और चीज़ स्पॉन्सर की है, किसी ने बैग स्पॉन्सर किए हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, उनके नाम अभी मैं सबके लेना मेरे लिए मुश्किल है, लेकिन मैं उन सब का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। यहाँ ये बोलना बहुत ज़रूरी है कि फेम के जितने भी डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर्स हैं महाराष्ट्र के, वो सब इस 2 दिन के कॉन्फ्रेंस में मौजूद रहे हैं। और न सिर्फ मौजूद रहे, बल्कि जिस बेसिस पे हम ये रेजोल्यूशंस बना सके हैं, उसमें सबने एक्टिव पार्टिसिपेशन लिया है। न सिर्फ जो स्पीकर्स थे, मेरे ख्याल से 57 स्पीकर्स हमारे थे, जिनमें वाइस चांसलर्स हैं, जिनमें बड़े ओहदों पर फायज लोग हैं, जो बड़े बड़े इदारे चला रहे हैं, सैकड़ों उनके इंस्टीट्यूशन से ऐसे लोग रहे हैं हमारे स्पीकर्स में, और सब लोगों ने बेहतरीन इनपुट्स इस कॉन्फ्रेंस के लिए दिए हैं। मैं ये सब तफसील से इसलिए बता रही हूँ कि इस कॉन्फ्रेंस को मैं ये नहीं चाहती हूँ कि हम आए, अटेंड किए, सुने और ख़त्म, इस तरह से ये कॉन्फ्रेंस ना हो, बल्कि हम इसमें कुछ रेजोल्यूशंस ले रहे हैं। उन रेजोल्यूशंस को लेकर हम उस पर अमल करें। अमल 2 तरह से है, एक सरकारी अमल जिसके लिए हमको लड़ना है, और हर लेवल पे हम सरकार से लड़ेंगे, झगड़ेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, डेमोन्स्ट्रेट करेंगे, जो भी ज़रूरत है हम डेमोक्रेटिक तरीके से करेंगे। लेकिन कुछ अमल ऐसे हैं जो हमको एक कम्युनिटी की हैसियत से भी करनी है, और ख़ास तौर पे जो लोग इदारे चला रहे हैं उनको करना है। तो वो रेजोल्यूशंस भी हम यहाँ पर लेंगे, ऐसा मैं चाहती हूँ। तो जो हुआ है हमारा इख्तिताम, इसको एक शेर में मैं समाप्त करना चाहती हूँ कि कोशिश भी कर, उम्मीद भी रख, रास्ता भी चुन। कोशिश भी कर, उम्मीद भी रख, रास्ता भी चुन, फिर उसके बाद थोड़ा मुक़द्दर तलाश कर। तो अब हमारा हाल उस तरह से है कि अब हमको कोशिशें तो करते रहना है, और इंशाअल्लाह अल्लाह की मदद आएगी
और हमारा जो एम है कि हमारी एजुकेशन क्वालिटी बढ़े, उस क्वालिटी बढ़ाने में हम एज अ कम्युनिटी भी पार्टिसिपेट करें। जो इनॉग्रल प्रोग्राम में बात हुई थी कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, ख़ास तौर पे असातिज़ा से मैं कहना चाहूँगी कि हमारे बच्चों को हम एकेडमिकली तो पढ़ाते हैं, टेक्स्ट बुक तो पढ़ाते हैं, लेकिन टेक्स्ट बुक से बाहर जाकर हमको बच्चे को घड़ना है। और इसीलिए उस टेक्स्ट बुक के बियॉन्ड जो दुनिया है, जिसको हम तरबियत कहेंगे, वो ग्रूमिंग, वो तरबियत, उसके लिए पहले हमको नमूना बनना होगा। क्योंकि अगर हम खुद को वो नमूना, वो मॉडल नहीं बनाएंगे तो हमको देखकर ही बच्चा सीखता है। हम मिरर्स हैं, बच्चा हमको देखता है और हमको रेप्लिकेट करता है कि मुझे इस तरह का इंसान बनना है। हम ये नहीं कर सकते कि हम झूठे मक्कार हों और बच्चे को बोल रहे हैं कि तू सच बोल, तो बच्चा सच्चा कभी नहीं बनेगा। हमको भी अपने अंदर वो ट्रांसफॉर्मेशन लाना होगा, स्पेशली हमारे टीचर्स को, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमको बहुत बड़ा रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी देकर इस दुनिया में भेजा है। तो सबसे पहले हमने अपने बच्चों को सलीकामंद बनाने की ज़रूरत है। साफ़ सुथरी कम्युनिटी, साफ़ सुथरा जहन, साफ़ सुथरे जिस्म, साफ़ सुथरा एनवायरनमेंट, ये सब हमारा फ़र्ज़ है और हमको उसकी तरबियत बच्चे को बचपन से देनी होगी। उसके लिए पहले अपने आप को हमको उस तरह का बनाना होगा। अब मैं अपने रेजोल्यूशंस पे आती हूँ, ज़रा स्क्रीन पे डिस्प्ले कर दीजिए। तो इसको मैंने दो हिस्सों में डिवाइड किया है, एक गवर्नमेंट से रिप्रेजेंटेशन और एक हमारे अपने कम्युनिटी के। तो रिकमेंडेशंस टू द गवर्नमेंट, तो चलिए मैं आपको बोलती हूँ कि सबसे पहला हमारा रिकमेंडेशन गवर्नमेंट का आप लोगों के जो डिस्कशन से आया है वो ये है कि कॉन्स्टिट्यूशनल, डेमोक्रेटिक और साइंटिफिक टेम्परामेंट गवर्नमेंट ने प्रोवाइड करने के लिए कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन में बात तो साइंटिफिक टेम्पर की हो रही है, आपने कहा, लेकिन इस पर अमल जो होना चाहिए वो नहीं हो रहा है और एक अलग तरीके का पर्पस ये लेके एनईपी चल रही है। हम ये रेकमेंड कर रहे हैं कि गवर्नमेंट ने एक स्टडी रेगुलर इंस्टीट्यूट करना चाहिए, एक सर्वे करना चाहिए कि सोशो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज्ड और मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स कौन से हैं, ताकि गवर्नमेंट उनके लिए पॉलिसीज़ प्रॉपर्ली बना सकें। और इसके अंदर मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ में हमारे माइनॉरिटीज़ और स्पेसिफिकली मुस्लिम्स आना ज़रूरी है, अदरवाइज़ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स तक हम नहीं पहुंच सकते हैं, ऐसा आप लोगों ने यहाँ कहा। एक रेजोल्यूशन और हम ले रहे हैं कि गवर्नमेंट शुड फ्रेम अ माइनॉरिटी प्लान ऑन द लाइंस ऑफ ST एंड SC एंड ST, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए। उसके बाद एक रेजोल्यूशन मैंने अपने तरफ से डाल दिया है, हालांकि इस सेशन में उस पर चर्चा नहीं हुई, कि एक एक्ट बनना चाहिए एट्रॉसिटीज़ अगेंस्ट मुस्लिम्स, क्योंकि पर्पसफुल एट्रॉसिटीज़ किए जा रहे हैं। गवर्नमेंट ने ये कानून लाना चाहिए। ये एक हम ले लेते हैं रेजोल्यूशन यहाँ। जेंडर इंक्लूजन फंड, ये हमारे जो पैरेलल सेशंस हुए हैं, एक यहाँ पर सजेशन ने मुझे बहुत बेचैन कर दिया, बहुत सच बात की वो यहाँ की खातून ने, कि हमारे स्टेज पर और हमारे प्रेसिडेंट्स, चेयरपर्सन्स में महिलाएं क्यों कम हैं, वो भी यहाँ उतनी रिप्रेजेंटेशन में होना चाहिए। कल से मैं सोच रही हूँ कि सच में ये गलती मुझसे ही हो गई है कि मैंने जब प्लान किया सब ये चीज़ों का, और हम सब ने बैठ के जब प्लान किया, तो हम ये कैसे भूल गए कि लेडीज़ का रिप्रेजेंटेशन भी यहाँ इंक्लूजन होना चाहिए, अदरवाइज़ हम इंक्लूसिव सोसाइटी की बात कैसे कर रहे हैं। इंशाल्लाह आगे हम इस बात का ख्याल रखेंगे हमेशा। और उन पैरेलल, लेकिन हमारे सेशंस हुए हैं, विमेन के सेशंस हुए हैं, पैरेलल सेशंस हुए हैं बहुत अच्छे, वो भी फुल पैक्ड सेशंस रहे हैं, सिर्फ इंटीग्रेट नहीं हुए यहाँ पर। तो उन सेशंस के भी कुछ रिकमेंडेशंस जो है उसमें एक है कि जेंडर इंक्लूजन फंड NEP 2020 के हैसियत से इसको भी इम्प्लीमेंट करना चाहिए। और गवर्नमेंट ने एक सेल बनाना चाहिए जिसमें
गाइडेंस और मॉनिटर करने के ख़वातीन के लिए उसमें प्रोविज़न होना चाहिए। तो ये गवर्नमेंट से हमारे रिकमेंडेशंस हैं रिगार्डिंग जनरल रिकमेंडेशंस। तो अगर आपको मंजूर हैं तो आप, मैं एक एक रेजोल्यूशन पे नहीं जा रही हूँ, वी हैव अडॉप्टेड दीज रेजोल्यूशंस। और अब मैं आती हूँ प्री प्राइमरी एजुकेशन की तरफ। प्री प्राइमरी एजुकेशन का सेशन हमारा ज़रा गड़बड़ में हुआ, लेकिन उसमें भी बहुत सारी अच्छी बातें हमको सुनने को मिली। उसमें से कुछ रिकमेंडेशंस यहाँ पर हैं कि प्री प्राइमरी एजुकेशन सबसे पहले वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर डिपार्टमेंट में ना रहते हुए स्कूल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के एम्बिट में आना चाहिए। उसके बगैर इस पे NEP का कोई मकसद हल नहीं होगा। गवर्नमेंट ने एक नेशनल एजुकेशन बोर्ड बनाना चाहिए एजुकेशन फाउंडेशनल लर्निंग के लिए। इसका जैसा CBSE बोर्ड है, ICSE बोर्ड है या स्टेट बोर्ड्स है, फाउंडेशनल लर्निंग का भी बोर्ड बनना चाहिए। ये रेजोल्यूशन अडॉप्ट करना चाहते हैं, गवर्नमेंट के कंसिडरेशन में है, लेकिन दिस शुड बी इम्प्लीमेंटेड। ट्रेनिंग सेंटर्स होना चाहिए फॉर फाउंडेशनल लिटरेसी एट एवरी डिस्ट्रिक्ट लेवल। ये एक डिमांड हम गवर्नमेंट से करेंगे। गवर्नमेंट ने एक्रेडिटेशन की भी एक बॉडी बनानी चाहिए, जैसी NAC है उस तरह प्री प्राइमरी स्कूल्स के लिए भी एक्रेडिटेशन होना चाहिए और उनका भी इंफ्रास्ट्रक्चर और उनकी क्वालिटी देखी जानी चाहिए। एक मैकेनिज्म एस्टैब्लिश करना बहुत ज़रूरी है। ये डिस्कशन हमारा हो नहीं पाया बराबर से उस सेशन में कि दूसरे कंट्रीज़ में जिस तरह लर्निंग डिसेबिलिटीज़ होती है बच्चों में, बिहेवियरल डिसऑर्डर्स होते हैं, उसके लिए एक मैकेनिज़्म होता है कि जब वो एंट्री पॉइंट पे बच्चे स्कूल में एडमिशन लेते हैं तो आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सा बच्चा है जिसको लर्निंग डिसेबिलिटीज़ हैं या कोई डिसऑर्डर्स है, ADHD है, उसके लिए क्या करना चाहिए। ये सेंटर्स भी हर जगह एस्टैब्लिश होने की ज़रूरत है। ये भी रेजोल्यूशन हमने लिए हैं। तो प्री प्राइमरी के बारे में हम ये रेजोल्यूशंस अगर अडॉप्ट कर रहे हैं तो आप अप्रूव करिए प्लीज़। मंजूर, थैंक यू। वैसे ही गवर्नमेंट से स्कूल एजुकेशन के बारे में कुछ ड्राफ्ट रेजोल्यूशंस हैं। सबसे पहले हमारी कम्युनल हार्मनी के बारे में बात होनी चाहिए कि कम्युनिटी का जितना फ़र्ज़ है कि कम्युनल हार्मनी रहे, गवर्नमेंट का भी उतना ही फ़र्ज़ है। और हमारे इंस्टीट्यूशंस में मेन स्ट्रीमिंग हमारी होनी चाहिए। हम बहुत आइसोलेट हो रहे हैं, तो इसके लिए भी हम एक रेजोल्यूशन ले रहे हैं कि अगर हम SDG तक हमको जाना है, NEP के अगर गोल्स पूरे करना है तो मेन स्ट्रीमिंग होनी चाहिए और हम लोगों में कम्युनल हार्मनी मेंटेन होना बहुत ज़रूरी है, बोथ एट कम्युनिटी लेवल एंड एट गवर्नमेंट लेवल। ये एफर्ट होना चाहिए। और गवर्नमेंट ने नेबरहुड स्कूल्स रूरल एरियाज़ में माइनॉरिटीज़ के लिए और बढ़ाने चाहिए, पर स्पेशली प्राइमरी स्कूल्स। मौलाना आज़ाद फेलोशिप और स्कॉलरशिप्स रिकन्सिडर होना चाहिए गवर्नमेंट का डिसीजन। गवर्नमेंट ने कोर्स करिकुलम स्कूल गोइंग चिल्ड्रन का बर्डन कम करने के लिए भी कदम उठाना चाहिए। करिकुलम का बर्डन बहुत ज़्यादा है बच्चों पर और वो बर्डन कम करने की ज़रूरत है। ये भी हम एक रेजोल्यूशन अडॉप्ट कर रहे हैं। 5 लाख वैकेंसीज़ हैं, वो गवर्नमेंट ने फिलअप करना चाहिए इमीडिएटली। उसके बिना क्वालिटी एजुकेशन की बात करना नामुमकिन है। तो ये भी गवर्नमेंट से हम एक रिकमेंडेशन कर रहे हैं। प्लीज़ अप्रूव द रेजोल्यूशंस। हायर एजुकेशन में गवर्नमेंट ने जो आज का सिस्टम ऑफ है, जो UGC वगैरह जो बॉडीज़ है, इसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। गवर्नमेंट जो कंसिडर कर रही है इसको चेंज करने का, हम ये रेजोल्यूशन लेना चाहते हैं कि ये चेंज ना करें और जैसा है वैसा रहने दें, उसको इम्प्रूव करें। गवर्नमेंट ने हायर एजुकेशन को और इंक्लूसिव बनाने के लिए सोशो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप्स को हायर एजुकेशन में किस तरह ये जा सकते हैं, इसके लिए स्टेप्स लेने चाहिए, क्योंकि हमारा एनरोलमेंट रेशो इसमें बढ़ना बहुत ज़रूरी है। स्पोर्ट्स एजुकेशन को एनकरेज करना चाहिए हायर एजुकेशन में। गवर्नमेंट ने टीचर ट्रेनिंग का करिकुलम रिवाइज करने की बहुत ज़रूरत है। हमारे B.Ed. D.Ed. कॉलेजेस आज
मुझे नहीं लगता कि एडिक्वेट ट्रेनिंग इम्पार्ट कर रहे हैं। NEP एक जगह हो गई है और ये ट्रेनिंग्स एक जगह हो गए हैं, तो अभी ये ट्रेनिंग्स को अपडेट करने की बहुत ज़रूरत है। एक बात मैं कहूँगी कि मैं अभी विमेन एम्पावरमेंट कमेटी में टूर पे गई थी, तो वहाँ पर हमने पूछा कहीं पंजाब में या कहीं के आप लोगों को जो आंगनवाड़ीज़ में आप प्री प्राइमरी एजुकेशन को अब तैयार कर रहे हैं एजुकेशन के लिए, तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की ट्रेनिंग कैसी हो रही है आपकी? क्योंकि आज तक तो 10वीं पास 5वीं पास आंगनवाड़ी सेविका होती थी। आधा इंडिया तो वहाँ है, हमारे छोटे बच्चे वहाँ हैं। तो मैंने देखा कि वो ट्रेनिंग्स जो है एक हफ्ते भर की ट्रेनिंग या एक महीने का टोटल प्रोग्राम है पूरा इंडिया कवर करने का। ऐसी ट्रेनिंग से क्या फ़ायदा है? अगर हम रियली सीरियस हैं तो ट्रेनिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत माइन्यूटली इसको डिज़ाइन करना चाहिए। ये हमारा रिकमेंडेशन है। गवर्नमेंट ने स्किल बेस्ड प्रोग्राम्स थ्रू IITIs, पॉलीटेक्निक्स जो रेलेवेंट है रूरल एरियाज़ के लिए, वैसे स्किल बेस्ड प्रोग्राम रूरल एरियाज़ पर्टिकुलरली फार्मिंग कम्युनिटी वगैरह उनके लिए डिज़ाइन करना चाहिए। एक नीड बेस्ड कोर्सेज होने चाहिए जो इंडस्ट्रियल सिटीज़ के जो है अर्बन इंडस्ट्री रेलेवेंट कोर्सेज होना ज़रूरी है, तो ये कोर्सेज को भी लाना ज़रूरी है और गवर्नमेंट ने इस पे कदम उठाना चाहिए। रिजर्वेशन इन टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस फॉर मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस, उसकी भी बात यहाँ हुई कि हम रिजर्वेशन हमने किसी तरह का रखा नहीं है टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस में, वो भी होना चाहिए क्योंकि टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस के अंदर जब तक मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ नहीं आएंगे तो उसका फ़ायदा नहीं है। इसके अलावा सोशो इकोनॉमिक सर्वे होना चाहिए मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस का टू डिवाइस appropriate measures for the upliftment for their access to higher education। तो ये सर्वे करना चाहिए। इस तरह के हायर एजुकेशन के लिए हमारे रिकमेंडेशंस है, प्लीज़ अप्रूव करिए। अब मैं आती हूँ कम्युनिटी के तरफ। हमने क्या करना चाहिए, ये भी बहुत अहम है क्योंकि कॉन्फ्रेंस हो रही है, AIEM काम कर रही है, FAME काम कर रही है। हमको कहीं ना कहीं फैसिलिटेटर बनना पड़ेगा कि कम्युनिटी भी आगे बढ़े और कुछ रिफॉर्म का काम करे। तो कम्युनिटी शुड टेक एक्शन टू हेल्प देमसेल्व्स बिकॉज गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स फर्स्ट। कम्युनिटी शुड promote ethical values in minority managed institutions and root out corruption। Rooting out corruption ये हमारा मिशन होना चाहिए। और हमारे ethical values यानी जिस बात हमारी जो पैरेलल एजुकेशन में जो बात हुई, बहुत बेहतरीन सेशन हुआ यहाँ पर मदरसा एजुकेशन पे, लेकिन मैं वहाँ दूसरा पैरेलल एजुकेशन विमेन का था, वहाँ मैं गई थी तो आई मिस्ड दैट, बट मैं उसकी रिकॉर्डिंग ज़रूर देखूँगी। और उस पैरेलल एजुकेशन का जो एक है मफहूम है वो ये है जो मैंने सुना कि मदरसा एजुकेशन को तो वर्ल्डली एजुकेशन की बात हम कर रहे हैं, लेकिन वर्ल्डली एजुकेशन वालों को भी रिलीजियस एजुकेशन और एथिकल एजुकेशन की ज़रूरत है। उसके लिए क्या कर सकते हैं हम, तो वो भी आगे कुछ रिकमेंडेशंस हैं, आगे मैं बात करती हूँ। कम्युनिटी शुड गिव ड्यू प्रायोरिटी टू एजुकेशन ओवर देयर चिल्ड्रन ओवर एनीथिंग एल्स। अब इसके लिए हमको पेरेंटल अवेयरनेस करने पड़ेंगे कि एजुकेशन को प्रायोरिटी दे पेरेंट्स। आप सब कह रहे थे कि हम पे छोड़ देते हैं, अगर प्रायोरिटी लगी पेरेंट को तो वो कुछ भी करता है अपने बच्चे के एजुकेशन के लिए, बट हमको आगे बढ़ के ये बात की अवेयरनेस फैलानी पड़ेगी। सोसाइटी शुड गिव ड्यू रिस्पेक्ट टू देयर चिल्ड्रन। बहुत इम्पॉर्टेंट बात हुई यहाँ कि हम बच्चों को खिलौने समझते हैं, उनको भी समझ है, अक्ल है, इंटेलेक्ट है, ऐसा हमारे जहन में नहीं आता है, लेकिन वो बच्चा बहुत इंटेलेक्चुअल होता है, सोचता है, उसके ओपिनियन को भी हमने रिस्पेक्ट करना चाहिए। और बच्चे के साथ जो बिहेवियर हमारा होना चाहिए वो रूड और इम्पोलाइट नहीं होना चाहिए। ख़ास तौर पर 4 लोगों के बीच में हमारे बच्चे को कभी हमने बेइज्जत नहीं करना चाहिए।
ये बात सोसाइटी के लिए ज़रूरी है। कम्युनिटी मस्ट अंडरटेक मास एजुकेशन प्रोग्राम्स फॉर हाईलाइटिंग द अबेंडेंट पोटेंशियल ऑफ फाउंडेशनल एजुकेशन, द डूज एंड द डोंट्स। तो फाउंडेशनल एजुकेशन ज़रूरी है, 3 साल के बच्चे को स्कूल भेजिए, ये बात भी हमको अवेयरनेस कम्युनिटी में फैलाना है। हम में से हर इदारे ने इसकी पहल करना चाहिए। हमने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में, ख़ास तौर पे स्पोर्ट्स में, ऑर्गेनाइज तरीके से महल्ले महल्ले में अपने बच्चों को स्पोर्ट्स के लिए इंसेंटिवाइज करना चाहिए, उनको खेल में लगाना चाहिए छोटे बच्चों को। ये भी बहुत ज़रूरी है उनकी ग्रोथ के लिए। पहले सेशन में ये बात हुई थी, देखिए प्री प्राइमरी के। और एक बात हुई थी कि बेसिक मैथमेटिक्स शुड बी टॉट टू द चाइल्ड फ्रॉम डे 1, इवन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। बेसिक मैथ बहुत ज़रूरी चीज़ है। खेलते खेलते घर में माँ बेसिक मैथ पढ़ा सकती है, कुछ फॉर्मल बिठा के करने की ज़रूरत नहीं है। काउंटिंग सिखाना या गोल क्या है, सर्कल क्या है, चपाती बनाते बनाते वो बता सकती है इसका शेप क्या है, इतना सिंपल है। लेकिन बेसिक मैथ, बेसिक कैलकुलेशंस हमको कम्युनिटी को फॉरवर्ड आके, क्योंकि मैथमेटिक्स इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। तो प्री प्राइमरी लेवल के ये 8 इयर्स से कम जो बच्चे हैं उसके रेजोल्यूशंस हैं, प्लीज़ अप्रूव देम। कम्युनिटी ने जो करना चाहिए, स्कूल एजुकेशन में कम्युनिटी क्रिएटेड चाइल्ड वेलफेयर डेवलपमेंट सेंटर्स इन ईच मोहल्ला वेयर चिल्ड्रन कैन लर्न एज दे प्ले। तो हर मोहल्ले में ये चाइल्ड वेलफेयर डेवलपमेंट कमिटीज़ अगर, सेंटर्स अगर हम बनाते हैं पहल करके, जिसमें लाइब्रेरी हो, चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए क्या क्या ज़रूरी है। यहाँ एक मोहल्ला लाइब्रेरी का बहुत बड़ा मूवमेंट चल रहा है। हर मोहल्ले में लाइब्रेरी होना चाहिए, चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर होना चाहिए, और एथिकल और मॉरल एजुकेशन भी उस सेंटर में होना चाहिए। हम अपने मस्जिदों का इस्तेमाल कर सकते हैं, वी डोंट नीड एनी इंफ्रास्ट्रक्चर, लेकिन सिर्फ हमको वहाँ जाकर अपना टाइम और अपना सर्विस देने की ज़रूरत है। वो अगर हम आज यहाँ से सीख के जाते हैं तो मुझे लगता है हमारी कॉन्फ्रेंस का हासिल हो गया। ऑनलाइन लाइब्रेरी मस्ट बी एस्टैब्लिश्ड बाय द कम्युनिटी। अगर हो सकता है ऑनलाइन लाइब्रेरी, 1-2 गाड़ियों में बुक्स अगर हम लेके स्लम्स में जाएं और उसका शेड्यूल रखें, ये भी हो सकता है। मोबाइल चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर्स फॉर स्लम्स, कंस्ट्रक्शन साइट्स एक्सेट्रा, कि हमारे मोबाइल चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर भी मोहल्ले के अलावा गाड़ी लेके अलग अलग कंस्ट्रक्शन साइट्स पे, जहाँ आउट ऑफ स्कूल बच्चे हैं, आउट ऑफ रीच लोग हैं, वहाँ पहुँचें। कॉम्प्रिहेंसिव मॉडल ऑन पेरेंटिंग मस्ट बी डेवलप्ड। इसके लिए AIEM और फेम को कुछ फैसिलिटेशन करना चाहिए। किसी इतने बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस थे, ये कोई करिकुलम डेवलप करके दे सकते हैं एक मॉडल हमको। Community managed schools should ensure that morality and virtues are given due weightage, इसकी बात हो गई है हमारी। Quality educational systems on the pattern of लिंगायत community, जिसकी बात हुई थी कर्नाटका में, कि ओवरसीज से लोग आकर उन इंस्टीट्यूशंस में पढ़ते हैं। तो वो मॉडल हमको, कॉरपोरेट मॉडल अपने इंस्टीट्यूशंस में डेवलप करना है, और उसके लिए जितने रिसोर्स पर्सन्स यहाँ थे उन सब की मदद हमको लेनी है। इस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए वो हमारी लिंक बनना चाहिए, ताकि आपको आपके इंस्टीट्यूशंस और बेटर मैनेज्ड बनाना आसान हो। कम्युनिटी शुड टेक इनिशिएटिव इन प्रोग्रेसिंग टुवर्ड्स प्रोफेशनल मैनेजमेंट ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। तो प्लीज़ अप्रूव दीज। हायर एजुकेशन में अर्न एंड लर्न स्कीम की बात हुई, वो हम सब ने करना चाहिए। एक ज़कात पैटर्न ऑफ हेल्प फॉर ऑल इंस्टीट्यूशंस करना चाहिए। ऑनलाइन कोर्सेज ऑन मैनेजमेंट फॉर मुस्लिम कम्युनिटी इन स्कूल्स एंड मस्जिद्स, एक सजेशन आया था कि मैनेजमेंट मॉड्यूल हमारा मस्जिदों में भी बनना चाहिए, स्कूल्स में भी बनना चाहिए। CCAP शुड ओपन एन ऑनलाइन or offline course for the Muslim community for their better participation in higher education. CCAP ने जो यहाँ demonstration दिया, उन्होंने हमको invite भी किया था कि आप आइए हमारे campuses देखिए।
लेकिन हम चाहते हैं कि वो अगर कोई ऐसा कोर्स बनाते हैं और हमारे सारे इंस्टीट्यूशंस को देते हैं तो इसका फ़ायदा पूरे The community should increase participation in higher education and also promote girls' education. हम लोगों को अपने बच्चियों को हायर एजुकेशन में भेजने के लिए अवेयरनेस प्रोग्राम चलाने होंगे, आउटरीच प्रोग्राम्स इन रूरल एरियाज़ भी चलाने होंगे और किसी तरह हायर एजुकेशन में SDG 4 से 100% एनरोलमेंट की तरफ सेकेंडरी एजुकेशन में हमको बढ़ना होगा. प्लीज़ अप्रूव. अब एक दो रेजोल्यूशन रहे हैं कॉरपोरेट्स के लिए. वी अर्ज द कॉरपोरेट सेक्टर टू डायरेक्ट असिस्टेंस फ्रॉम द CSR टू इनिशिएटिव्स बाय माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस टू इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ एजुकेशन. इसका फैसिलिटेशन भी हमको करना पड़ेगा. CSR हमको बड़े बड़े कंपनीज से मिल सकता है और हमारे जो इंस्टीट्यूशंस छोटे छोटे चल रहे हैं उनके लिए अगर हम फैसिलिटेट करते हैं कि उनका इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव करने के लिए CSR की फैसिलिटी प्रोवाइड हो. तो यहाँ तो कुछ बड़े कॉरपोरेट्स भी थे और कॉरपोरेट्स को भी हम अप्रोच कर सकते हैं कि ये मदद भी हो बिसाइड्स द गवर्नमेंट. जी ATG का रजिस्ट्रेशन जी एक ऑर्गेनाइजेशन को मैं सपोर्ट करना चाह रहा था और वो इसीलिए मिस कर गए. जहाँ मैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर था कि आप इनको मदद करती है. देखिए बहुत इम्पोर्टेंट बात है. आप ज़रा माइक पे बोल दीजिए. बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है कि as a independent director in public limited companies, I have seen in the companies where I am working as independent director, there is a provision for, in fact, 2.5% of your profit has to be allocated for CSR, that means corporate social responsibility, to the NGOs. And 90% people, what they are doing, they have their own foundations and among themselves they are doing. Then I have advised them, one of the organization in Aligarh, running an education institution, can you help him? Unka answer is yes. Then I asked them, can you provide me your registration process? So they have provided me income tax issues. Okay, yes, it is exempted. No, there is another provision because this is under the Companies Act. And Companies Act asked them to provide this mechanism. That mechanism people are not aware, and they were well-educated people running the NGO in Aligarh. So what I will do, I will prepare some note on that I will circulate to you and Shahid Bhai also. Then look into it. Then we put it to it. Then we have to circulate everyone. Please take a step in that direction. आपको कौन से सर्टिफिकेट्स प्रोक्योर करना है, yes, वो उसकी लिस्ट ये दे देंगे और अगर आप रेडी है तो फिर हम अपने जरिए भी फैसिलिटेट करने की कोशिश करेंगे. करेक्ट. अब हमारा एक बहुत इम्पॉर्टेंट सेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे हुआ. ये एक रेवोल्यूशन है. इसका पोटेंशियल हमारे एजुकेशन सिस्टम में यूज़ होना चाहिए. अपने इदारों में हम इसको यूज़ कर रहे हैं और हमारे टीचर्स का बर्डन बहुत कम हो गया है कि हमको लेसन प्लानिंग और दूसरे चीज़ों के लिए अगर चैट GPT पे जाकर हम वो यूज़ करते हैं तो बिल्कुल करेक्शन की भी ज़रूरत नहीं है. करेक्ट चीज़ हमारे पास आ जाती है. थोड़ा बहुत एडिट करके हम यूज़ कर ले सकते हैं. तो टीचर्स और स्टूडेंट्स के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये फुल प्रूफ है, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा है और हमारा काम बहुत आसान इससे हो सकता है. तो पॉजिटिव यूज़ चैट GPT और अदर्स जो भी है ऐप्स, उसका यूज़ करिए आप आपके स्कूल्स में. और ये कोऑर्डिनेशन ऑनलाइन टीचर्स ट्रेनिंग AIM ने और फेम ने करना चाहिए कि ट्रेनिंग हम इस सब्जेक्ट पर अपने इंस्टीट्यूशंस के टीचर्स को प्रोवाइड कर सकते हैं. ऑनलाइन ट्रेनिंग हो सकती है, वो सिर्फ हम अगर फैसिलिटेट करें तो बहुत फ़ायदा होगा. कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस पे एक सेशन था और अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, NGOs, ये सब ने अगर मदद की और सब ने अपने अपने लेवल पर अपने कुछ बच्चों को, जैसे मैंने कहा था कि आप लिस्ट आउट करिए और वो बच्चों का डेटा बैंक बनाने के लिए हमको दीजिए ताकि हम
उन बच्चों की मदद कर सके, उनके 10th स्टैंडर्ड में आने से पहले पोटेंशियली गुड स्टूडेंट्स को, और उनका हर तरीके से फाइनेंशियली या टेक्निकली जो भी तरीके से उनको मदद कर सकते हैं वो करके उन बच्चों को ज़्यादा बेहतर ग्रूम उसी इंस्टीट्यूशन में, मे बी ऑनलाइन ज़रिए से या किस तरह से कर सकते हैं, वी विल टॉक इट आउट। तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में हमारा प्रोपोर्शन बढ़ना बहुत ज़रूरी है। मदरसा एजुकेशन का जो है पैरेलल सेशन, विमेंस सेशन में कुछ सजेशंस बहुत अच्छे आए हैं कि एक कम्युनिटी क्रिएटेड एक्रेडिटेशन बॉडी अगर बनती है, हम रिलीजियस एजुकेशन में इंटरफियर नहीं करना चाहते हैं, दैट इज़ नॉट आवर डोमेन, लेकिन अगर उनकी इनका इंफ्रास्ट्रक्चर है या फैसिलिटीज़ है या ये है, अगर एक्रेडिटेशन मिले और ये हमारी अपनी कम्युनिटी मैनेज्ड अगर कोई बॉडी बनी तो हमारे मदरसे जो डिप्राइव्ड है उनको भी हेल्प हो सकती है हमारे ज़रिए से। और एक एक्सचेंज प्रोग्राम की बात हुई कि एक्सचेंज प्रोग्राम इस तरह से हो सकता है कि कुछ स्कूल्स, मेन स्ट्रीम स्कूल्स अपना टाइम की ज़कात दें, वहाँ सर्विसेज की ज़कात दें, मदरसे में जाके सब्जेक्ट्स पढ़ाएं। एक स्कूल एक अडॉप्ट कर सकता है एक मदरसा, और टीचर्स अपना टाइम दे सकते हैं, जाके अपना सब्जेक्ट थोड़ा रोटेशन में अगर मैनेज किया जाए तो वहाँ पढ़ाया जाए, लेकिन वीकेंड पे मदरसे का बच्चा आके अपने स्कूल के बच्चों को पढ़ाएगा। तो ये एक्सचेंज प्रोग्राम भी बहुत ज़रूरी है। ऑनलाइन ऑफलाइन ट्रेनिंग कोर्सेज ये मदरसे में होना चाहिए, स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज रेलेवेंट। मदरसा स्टूडेंट्स शुड बी प्रोमोटेड फॉर मॉडर्न एजुकेशन एंड एफर्ट्स शुड बी मेड टू ट्रेन देम, ये हो गया। मॉडर्न एंड रिलीजियस एजुकेशन शुड नॉट बी डिफ्रेंशिएटेड, सबसे बड़ी बात, ये बात बहुत अहम है कि डिफ्रेंशिएट कैसा हो सकता है, रिलीजन इज़ अ वे ऑफ लाइफ, और हम लोगों के स्कूल्स में उस स्पिरिट की तालीम होना ज़रूरी है। और हम सबका इंडिविजुअल फ़र्ज़ है, हर टीचर का, कि इंटीग्रेटेड तरीके से करना पड़ेगा। हम सेपरेट करिकुलम थोड़ी बना सकते हैं, इसका इंटीग्रेटेड वैल्यूज़ इम्पार्ट करने का काम करना पड़ेगा। हम इसकी भी ट्रेनिंग देने की बात सोचेंगे। एक कोर्स करिकुलम मदरसा का डिवाइस हो, ऐसा भी सजेशन आया ऑन द लाइंस ऑफ मॉडर्न एजुकेशन। और नेक्स्ट रेजोल्यूशन वही है जो अडॉप्शन की बात मैंने की है कि एक स्कूल कैन अडॉप्ट वन मदरसा और अपना टाइम दे सकता है और एक्सचेंज प्रोग्राम हो सकता है। ट्रेनिंग ऑफ मदरसा टीचर्स टू टीच इन मॉडर्न सब्जेक्ट्स, ये मानू के जो वहाँ पे सेशन में डेमोन्स्ट्रेशन हुए वो चला रहे हैं मानू में, कि मदरसा टीचर्स, कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो मदरसा टीचर्स को बुलाकर सब्जेक्ट कैसा पढ़ाया जाए वो सिखाया गया, और फिर वो अपने मदरसे में वो खुद ही जाके पढ़ा रहे हैं। तो वो ट्रेनिंग्स भी आई थिंक बहुत अच्छा आइडिया है। मानू ऑल्सो हैज़ अ कोर्स ऑन इस्लामिक स्टडीज़ विच मे बी यूज टू मेन स्ट्रीम स्टूडेंट्स के लिए। इस्लामिक स्टडीज़ पे मानू के पास भी एक कोर्स है, वो वहाँ कहा गया। जेंडर सेंसिटिविटी की बात है कि कल्चरल सेंसिटिविटी के लिए हमने मेहनत करनी चाहिए। हमारे विमेन का रिस्पेक्ट कैसा हो, इस पर आखिरी रेजोल्यूशन ये है। तो ये सारे रेजोल्यूशंस अगर आपको मंजूर हैं या इसमें आप और कोई ऐड करना चाहते हैं तो आप हमको रिटन फॉर्म में भी दे सकते हैं। ये रेजोल्यूशंस अभी रफली ड्राफ्टेड है, क्योंकि हमने ये यहाँ जो बातें सुनी, जो पिकअप की उस पे से, लेकिन अभी डिटेल रिपोर्ट तैयार हो रही है, और डिटेल रिपोर्ट जो तैयार होगी उसमें सारे डिटेल्स आ जाएंगे। जो जो बातें आपने यहाँ कही हैं उन बातों में से जो भी रेलेवेंट और इम्पॉर्टेंट है वो सब ये रिपोर्ट में हम पब्लिश भी करेंगे, गवर्नमेंट को भी देंगे, अपनी कम्युनिटी में भी सर्कुलेट करेंगे पब्लिश करके। इतना ही कहती हूँ, मैंने बहुत ज़्यादा वक्त ले लिया है, लेकिन ये ज़रूरी है एट द एंड हमको सब समराइज़ करना, इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया कहते हुए अपनी जगह लेती। मैम रिक्वेस्ट है आपसे, इसके अंदर एक रेजोल्यूशन जो प्राइवेट है वो एक ऐड होना चाहिए कि जो वेल सेटल्ड फैमिलीज़ हैं, जो बहुत अच्छी फैमिलीज़ हैं, उन्होंने अपने ही, हर इंसान ये नहीं कह सकता कि उसके पूरे ख़ानदान में 100% खुशहाली है।
अपने ही ख़ानदान का एक बच्चा अडॉप्ट करके उसको आखिर तक ले जाया जाए। और मैम, ये आपने भी किया और हमने भी किया, बहुत सारे लोगों ने किया, कोई इंजीनियर बना, कोई डॉक्टर बना। ये रेजोल्यूशन मैडम रिक्वेस्ट है कि आप इसको उसमें इंक्लूड कीजिए। और कौन कौन लेने के रेजोल्यूशन को सपोर्ट मत कीजिए, सपोर्ट इस बात को कीजिए कि कौन कौन तैयार है अपने ख़ानदान का एक एक बच्चा उठाने के लिए। अपनी बीवियों से पूछकर कीजिए, आप मत उठाइए हाथ। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया। So I will request Mr. Akramul Jabbar Khan Sahab, former IRS officer, to present his views. प्रॉपर्टीज नहीं हैं। इस वक्त पूरे मुल्क में 120 पिटीशंस पेंडिंग हैं कि वक्फ एक्ट को एबॉलिश किया जाए। उसका गुड रीज़न है, बिकॉज वी डोंट टॉक अबाउट औकाफ। औकाफ से हम क्या क्या ला सकते हैं। आज के दिन में 8,71,000 प्रॉपर्टीज़ हैं। उन 8,71,000 प्रॉपर्टीज़ को अगर आप प्रॉपरली मैनेज करें और सोच के देखें, ऐसे तो कभी किसी ने, जब सच्चर कमीशन की रिपोर्ट आई थी तो ये हिसाब लगाया था, कोई इकनॉमिस्ट थे, मैं भूल गया, कि 70% मुसलमानों की गुर्बत दूर हो सकती है, 70% अगर प्रॉपरली मैनेज्ड हों। और वक्फ एक्ट 1995 में प्रोविजंस हैं कि कैसे प्रॉपरली मैनेज कराया जा सकता है। हर साल 15, 20, 50 मुतवल्ली आप उल्टे लटका दीजिए। बिल्कुल मैं फिगरेटिवली कह रहा हूँ, उल्टा आप लटका दीजिए, अब बाकी सब में मैसेज चला जाएगा। लीगल प्रोविज़न है, उस लीगल प्रोविज़न का इस्तेमाल नहीं है। फिर क्या है कि एक लीगल प्रोविज़न है जो वक्फ एक्ट की पावर्स हैं, उसमें सेक्शन 32, उसमें 4, 5 और 6 डेवलपमेंट से रिलेटेड है। वक्फ बोर्ड जहाँ पे ये सोचेगा कि इस प्रॉपर्टी को आप डेवलप कर सकते हैं, उसके लिए उनको इंस्ट्रक्शन देगा मुतवल्ली को कि आप इसको डेवलप कीजिए। 6 महीने में 60 दिन में अगर वो जवाब नहीं देते हैं या मना करते हैं हम नहीं कर सकते, तो वक्फ बोर्ड विल टेक अपॉन इटसेल्फ टू डेवलप दैट प्रॉपर्टी। और जो वक्फ बोर्ड लगाएगा, जब उसका रिकवर हो जाएगा तो प्रॉपर्टी विल रिवर्ट बैक टू वक्फ इंस्टीट्यूशन। उसका इस्तेमाल बिल्कुल नहीं होता। बहुत कम जगहों पे यूपी में कुछ दुकानें बनी, यहाँ पे अपने मौलाना साहब, उन्होंने, वस्तानवी साहब ने उसमें इनिशिएटिव कुछ लिया, और वो भी तब लिया कि जब वो नवाटको से पैसा मिल रहा था। अब आज के जो हालात हैं, नवाटको इज़ नो मोर। बिल्कुल मैं फैक्ट बातें कर रहा हूँ। एजुकेशन से रिलेटेड कश्मीर की पॉलिसी थी कि कश्मीर के जो स्टूडेंट्स पढ़ने जाएंगे, बाहर पढ़ेंगे, उनको हटाने के लिए वहाँ के सिनेरियो से, तो उनको 100% उनको फाइनेंस किया जाएगा। वो स्कीम कुछ मिसयूज़ हुई और कुछ गवर्नमेंट ने मौका पाते ही उसको ख़त्म कर दिया। आज के दिन में हमारी स्कॉलरशिप्स ख़त्म की गई हैं। सोशल मीडिया पे लोगों ने खूब शोर गुगा किया, मैंने वेलकम किया। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है कि हमें फोर्स करना कि भाई तुम अपने एसेट्स की तरफ देखो ना। हमारे भाई मंसूर साहब जो कह रहे थे, जिस दूल्हा की बात कर रहे थे, दूल्हा की शेरवानी और जूते के लिए कपड़े कहाँ से आएंगे। मैं जुड़ा हुआ हूँ कुछ ऐसी संस्थाओं से, कुछ ऐसी मजबूरी है, पेंशनर हूँ, बहुत ज़्यादा मैं अफोर्ड नहीं कर सकता कि मैं करूँ, लेकिन मेरे पास रोज़ाना 2, 3, 4 मैसेजेस आते हैं। 20,000 चाहिए, 25,000 चाहिए, 75,000 चाहिए, तो लोग करते हैं। सुबह मैसेज आता है और शाम को पता लगता है इतना इतना हो गया। ये कौम कर रही है अपने जिगर के ऊपर। मैं 2 दिन से जो सुन रहा हूँ मैम, तो आई एम फुल ऑफ एडमिरेशन कि हम कितना कुछ कर रहे हैं और हम बिल्कुल पैसों की बात नहीं कर रहे। अल्लाह दे रहा है, हम बात कर रहे हैं, लेकिन एक जो हमारी चीज़ इस्तेमाल करने की है और उसके ऊपर बिल्कुल लिटरली इस वक्त ये है कि मैं, माफ़ कीजिएगा, बिल्कुल बाजारू अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ, कुत्ते खा रहे हैं, सूअर लौट रहे हैं। मेरे घर के आगे एक प्रॉपर्टी है, वहाँ पे लिटरली एक नाला बहता, वहाँ पे सूअर लोटा करते हैं। मैं कहता हूँ दिस सिग्निफाइज ये हमारी मेंटालिटी कि हम इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्यों आपस में मुतवल्ली साहबान झगड़ रहे हैं। कुछ का केस ये है कि ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है, वक्फ की नहीं है, बाकी कहते हैं नहीं ये वक्फ की है। सोल्यूशन हमारे वक्फ बोर्ड में है, वो बहरहाल पता नहीं क्या है, सॉल्व नहीं हो रहा मामला। तो न मालूम कितनी हज़ारों प्रॉपर्टीज़ हैं जो इस वक्त दे आर अवेटिंग कि हम उनको डेवलप करें, तो हमारे पास रेवेन्यू आएगा, हम स्कूल कॉलेजेस बनाएंगे, हम हॉस्पिटल्स बनाएंगे, हम बहुत सारी चीज़ों के लिए हम गवर्नमेंट का मुंह देखते हैं। गवर्नमेंट से अब कुछ नहीं मिलने जा रहा। जो आज की गवर्नमेंट है, अगर ये 24 में नहीं भी वापस आई, तो जो भी गवर्नमेंट आएगी वो 4-5 साल बहुत ध्यान रखेगी कि उसका अपना जो कोर वो है वो उनसे बदले नहीं।
पिछली गवर्नमेंट फिर से वापस नहीं आए, तो आपको गवर्नमेंट से कुछ नहीं मिलने का, आपको जो कुछ है अपने एसेट्स को संभालना है। पहले मिनिस्टर थे नवाब मलिक साहब, तो नवाब मलिक साहब के पास मैं पहुंचा बहुत उम्मीद लेके। मैंने कहा साहब एक आप हाई पावर एजुकेशन कमेटी बना दीजिए। यहाँ पे मैं वजाहत करूँगा, मेरा एजुकेशन से कोई वास्ता नहीं है, कुछ भिड़ बढ़ा के कंपटीशन में आ गया, जो मैं बच्चों को आज भी कहता हूँ कि जैसे मैं भिड़ा वैसे तुम भी भिड़ो। तो लेकिन एजुकेशन में कुछ ऐसा नहीं रहा जैसे हमारे ख्वाजा साहब का है। तो ये मेरे लिए बड़ा रिवीलिंग था कि हमारी प्रॉपर्टीज़ जो हैं अगर एजुकेशन के नाम पे इस्तेमाल हो तो हम इनको इस तरीके से बचा सकते हैं। तो एक छोटी सी स्कीम में लेके गया कि आप हाई पावर एजुकेशन कमेटी बनाइए, उसका हेड बनाइए मशालकर साहब को, जो अपने बड़े यहाँ पे एकेडमिशियन हैं महाराष्ट्र के और बहुत इंडिपेंडेंट आदमी हैं और अपने लोग हों, और वक्फ बोर्ड के चेयरमैन उसके मेंबर सेक्रेटरी हों, और उसको जॉब ये दिया जाए कि हर 3 महीने में एक प्रॉपर्टी आप सेलेक्ट करके आप डेवलप करेंगे एक्सक्लूसिवली फॉर वक्फ। कॉलेज बनाइए, स्कूल बनाइए, कॉलेज स्कूल में टाइम लगता है, आप कमर्शियल प्रॉपर्टी बना दीजिए ऐसी जिससे ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू आए, जिस रेवेन्यू के थ्रू आप बच्चों को स्कॉलरशिप दें। एक बच्ची 98% नंबर लाई कोल्हापुर की, उसके वालिद दर्जी हैं, तो 5-6 हज़ार रुपये महीना कमाते हैं। अब उस 98% पाने वाली बच्ची को 2,70,000 रुपया देना था अपने उसमें कोचिंग के लिए। 70,000 रुपये कोचिंग वाले ने वेव कर दिया और 2 लाख रुपए किसी सूरत से जुड़ा के लोगों ने करवा दिए। लेकिन मेरा कहना यह है कि हमारा रेगुलर यूजेज होना चाहिए, हमारी इन प्रॉपर्टीज़ का रेगुलर यूजेज होना चाहिए, और हमें मुतवल्लियों को जो नहीं इसमें कन्विंस हैं, बहुत सारे तो ये कहते हैं कि साहब ये हमारे बाप दादों की प्रॉपर्टी है, जो बिल्कुल गलत है। देयर आर एनी नंबर ऑफ डिसीजंस कि किसी की प्रॉपर्टी नहीं है, और अगर है आपको इनकम जाती है उसका कुछ हिस्सा जाता है तो आप बेच नहीं सकते। वो जो बेच रहे हैं, पूना में एक प्रॉपर्टी 42 एकड़ जिसका आज के दिन में वैल्यू होगी 800 से 900 करोड़ रुपया, उस प्रॉपर्टी को टुकड़े कर करके, जो कि ग्रांट जो होती है एंडोमेंट जो होते हैं ग्रांट वाले, उनको आप टुकड़े नहीं कर सकते, कानून है। लेकिन उसके टुकड़े कर करके रेवेन्यू में रिकॉर्ड फर्ज करके ये दिखा के कि ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है, बेच डाली गई। हम लोगों की नॉलेज में आई, कुछ ज़्यादा नहीं किया, कोई मैं क्रेडिट सीकिंग नहीं कर रहा हूँ, हम पीछे पड़े और पीछे पड़ के रेवेन्यू में रिकॉर्ड ठीक करा लिया। रेवेन्यू में आ गया कि ये प्रॉपर्टी वक्फ की प्रॉपर्टी है, उनको सारे डॉक्यूमेंट्स मुहैया किए। कुछ डॉक्यूमेंट्स नहीं मिल रहे थे उसमें, कुछ थोड़ा सा मुझे स्ट्रांग आर्म टेक्निक अडॉप्ट करनी पड़ी, बहरहाल करा के दे दिए, और वो प्रॉपर्टी अब रेवेन्यू में है कि वक्फ प्रॉपर्टी है। लेकिन आज के दिन में भी वहाँ पे वही एनक्रोचर्स बैठे हुए हैं। क्यों बैठे हुए हैं कि किसी को कुछ और नज़र आ रहा है कि इस 42.4 एकड़ नहीं 46.4 एकड़, इसमें कम से कम 30 एकड़ तो बिल्डिंग बनेगी, और 30 एकड़ बिल्डिंग बनेगी तो उसमें अगर 10 रुपये स्क्वायर फीट आप रख लीजिए कंट्रैक्टर से, तो उसमें आपको कितना कमीशन हाथ आ जाएगा। तो ये चीज़ मैं यहाँ पे सस्पेक्ट कर रहा हूँ, लेकिन ये हमारे मुल्क में एल्सवेयर यूपी वगैरह का मैं जानता हूँ, ये एक्चुअली हो रहा है कि हमारी मदद से करोगे, हमें इतना पैसा दो, हम बनवाते हैं। तो मेरा कहना ये है कि भाई हमारी वाहिद एक चीज़ है जो हमारे हाथ में बची है, और जिसमें हमारा आपका उतना हक नहीं जितना गरीब गुरबा का है, जिनके लिए मैं बात कर रहा हूँ। एक मालेगांव में एक फंक्शन था एक कॉलेज में वक्फ के रिलेटेड, तो मैं वहाँ गया, तो मेरी आदत है नीचे देख के चलता हूँ, थोड़े से पैर डगमगाते हैं तो कोई पत्थर ना हो, तो एकदम से एक हाथ आया बराबर से, दुबला पतला कांपता हुआ। तो मैंने चौंक के देखा क्या है, तो एक बूढ़ी औरत, बूढ़ी नहीं होगी एक्चुअली वो, तो वो भीख मांग रही थी। और उसी दिन का वाक़या था, उसके एक दिन पहले का, वो दर्जी की बेटी का 98% था। तो वहाँ मैंने कहा कि देखिए हमारी कम्युनिटी का स्पेक्ट्रम है, एक तरफ ये भीख मांगने वाला हाथ है, और दूसरी तरफ वो लड़की है जो आज 98% नंबर लाई है। आप उसको सपोर्ट करेंगे तो आगे जाके बहुत बड़ी इसकी इनकम की इसे नौकरी मिलेगी, जिसके बारे में हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इब्न सबील की मदद करो। वो इब्न सबील आज के यही लोग हैं, आज के स्टूडेंट्स हैं जिनको ये चाहिए। तो खाली हमें सोचना और इस चीज़ का वो करना कि भाई हम ये कर लेंगे, हमें इसको संभालने का
हमारा फ़र्ज़ बनता है और मैं ये दुआ करूँगा कि ये चीज़ हमारी उसमें ली जावे और इसे यहाँ महाराष्ट्र में नहीं सारे पूरे हिंदुस्तान में इस चीज़ को होना चाहिए। तमाम वक्फ बोर्ड्स को लिखना चाहिए कि भाई आप डेवलपमेंट के लिए और आप एजुकेशन के लिए ख़ास तौर से इन प्रॉपर्टीज़ को डेवलप कराइए। हाई टाइम इससे पहले कि वक्फ बोर्ड में वक्फ एक्ट में अमेंडमेंट होता है और कुछ चीज़ें अदरवाइज़ होती हैं। तो ये मैं बस इतना कहना चाहता था और आप लोगों से भी मेरी ये वो है कि इसकी तरफ गौर करें कि भाई ये एक हमारी चीज़ है, हमें बचाना है। एक महाराष्ट्र से ही राज्यसभा के एमपी हैं, मैडम जानती हैं, इमरान प्रतापगढ़ी। तो इमरान प्रतापगढ़ी ने एक मीटिंग में कहा कि मेरे कहने पे मैंने कहा कि आप पार्लियामेंट में हैं तो आपको मुसलमानों के औकाफ की बात करना चाहिए। तो उन्होंने कहा आप ये क्यों सोचते हैं कि एमपी को सब कुछ मालूम होगा, और मैं जिस जगह से आता हूँ वहाँ तो एक गज़ भी प्रॉपर्टी नहीं है। तो मैंने फ़ौरन देखा, उनसे कहा नहीं उन्हें कि शर्मिंदा करना, वहाँ 2000 प्रॉपर्टीज़ है वक्फ की प्रतापगढ़ में। लेकिन उससे एक बात पता लगती है कि मुसलमानों को नहीं पता, जो इमरान प्रतापगढ़ी के यहाँ भीड़ लगा के रखते हैं कि हमारे बच्चे का ये करा दो, हमारी बच्ची का ये करा दो, लेकिन इस चीज़ के ऊपर जो रियल इशू है वो हमारी तरफ तवज्जो नहीं है। तो ये मैं कह के आपके रुख़्सत चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया अकरमुल जब्बार खान साहब। नाउ देयर विल बी ए वीडियो प्रेजेंटेशन ऑफ डॉक्टर सैयद ज़फ़र महमूद साहब, चेयरमैन ज़कात फाउंडेशन ऑफ इंडिया। जी आ रही है, अब आ रही है। अच्छा, तो मैं प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ। शुरू करता हूँ मैं अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। सारी तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए हैं और हम सब को उसी की तरफ लौट के जाना है। आज का जो अभी जो कॉन्फ्रेंस कल हुई और आज उसका अख्ताम हो रहा है, ऑल इंडिया एजुकेशनल मूवमेंट की कॉन्फ्रेंस औरंगाबाद में, उसका जो रनिंग थीम है वो है एजुकेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, बिल्डिंग एन इंक्लूसिव इंडिया। My greetings to the enlightened ladies and gentlemen comprising the audience, and special thanks to Dr. Khwaja Shahid Sahab and Mr. Abdul Rashid and their honorable associates. Greetings also to the learned speakers and panelists. ख़वातीन व हज़रात, मिल्लत अंदरूनी तौर पर खुद कफ़ील है। The community is internally self-sufficient, but we are not good believers. That is the problem. That is why, in order to facilitate the understanding of God's real message and how to implement it in our life, we at the Zakat Foundation of India have come up with this hypothesis, which is known as TRAIL 33, TRAIL-33. T stands for time, R for resources, A for assets, I for income and L for love. हमें से हर एक के पास वक्त, वसाइल, ज़मीन जायदाद, आमदनी और जज्बे मोहब्बत होता है। इन सब का हम 1/3 1/3 हिस्सा अगर हम ये तय कर लें कि मैं अपने ऊपर नहीं खर्च करूँगा ज़ाती तौर पे, और मैं अपनी न्यूक्लियर फैमिली पे नहीं करूँगा, किसी और पे करूँगा, तो उसी से काम इंशाल्लाह बन जाना है। ऑल्सो फ्रेंड्स, इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 16(1) says that there shall be equality of opportunity for all citizens in matters relating to employment or appointment to any office under the state. The states here means all the parts of the government and at all levels. ख़वातीन व हज़रात, अल्लामा ने हमको सिखाया है कि अपनी दुनिया आप पैदा कर, अगर जिंदों में है, सिर आदम है, ज़मीर कुन फ़क्का है ज़िंदगी, जो कुन फ़यकूनियत की सिफ़त है अल्लाह ताला की, यानी कि दैट इज़ द पावर ऑफ क्रिएशन, वो हमें किसी हद तक अपने अंदर इम्बाइब कर लेनी। A very important point relevant here to be noted is that 5-6 साल 7 साल पहले तक
यूपीएससी से सिविल सर्विसेज के लिए हर साल 1250 तक बच्चे लिए जाते थे जो नए ऑफिसर बन जाते थे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में, लेकिन वो फिगर अब घटती जा रही है। सेकेंडली ये कि सीनियर लेवल के ऊपर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हो रहा है कॉरपोरेट सेक्टर से, और भी कुछ हालात हैं जो ज़रूरी नहीं कि हम उसकी बात करें यहाँ। तो जो हमें सबक लेना है वो ये है कि आवर चिल्ड्रन मस्ट प्रिपेयर फॉर सिविल सर्विसेज ऑल्सो, but simultaneously they should also appear for competitive examinations other than UPSC civil services. That's very important. So in the light of the changed policy at the national level, we the people need to note this changeover and suitably amend our thought process and our planning. ये आप जरा से गौर से देखिए इस स्क्रीन को, ये मेरा थीम है आज का, स्पेसिफिक थीम है, सब थीम कि 1000 वर्सेस 500,000, 1000 बनाम 5 लाख, 1000 वर्सेस 500,000। ये क्या है? वो ये कि सिविल सर्विसेज के ज़रिए 1000 लोग हर साल सेलेक्ट हो रहे हैं, या उससे भी बहुत कम। तो लेकिन ये कि जो सिविल सर्विसेज के अलावा जो सिलेक्शंस हैं गवर्नमेंट सर्विसेज को ज्वाइन करने के लिए एट द स्टेट लेवल एंड एट द सेंट्रल लेवल, वो सब मिला करके 500,000 5 लाख से ऊपर निकल जाते हैं। सिर्फ यूपी में ही तकरीबन 1 लाख सिलेक्शंस सब सर्विसेज सब लेवल्स में मिला करके हर साल होते हैं। फ्रेंड्स, देयर आर 28 स्टेट्स इन इंडिया एंड 8 यूनियन टेरिटरीज, and among them all there are 766 districts। तो उसमें से हर डिस्ट्रिक्ट हम में से हर एक का है, हमारे हर बच्चे का हर डिस्ट्रिक्ट, ये हमें लेके चलना चाहिए। और हर डिस्ट्रिक्ट में एक कलेक्ट्रेट होता है, हम सब जानते हैं, और हर कलेक्ट्रेट में कम से कम 100 लोग काम कर रहे होते हैं। तो यू मल्टीप्लाई इट बाई 766, तो इतने लोग काम जो कर रहे हैं वो सब भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं और किसी न किसी प्रोसेस के ज़रिए वो सेलेक्ट हो करके आते हैं। उसी तरह से म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस हैं या म्यूनिसिपल बॉडीज़ हैं या ज़िला पंचायत होती है या अर्बन और रूरल जो लोकल बॉडीज़ हैं इंडिया में, वो तकरीबन गवर्नमेंट की स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से ये लोकल बॉडीज़ 2.25 लाख हैं, 2,83,000, 283,000 ये लोकल बॉडीज़ है। इसमें से आप मान लीजिए कि 1,80,000 में ऑफिसेज नहीं है, लेकिन कम से कम 1 लाख में तो ऑफिसेज हैं। यू कैन इमेजिन देयर आर 100,000, 1 लाख ऑफिसेज फॉर द म्यूनिसिपल एंड वर्क इन द रूरल एंड अर्बन एरिया। हर एक में दफ्तर में लोग काम कर रहे हैं। वहाँ जो लोग बैठे हैं दे आर ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, ऑल ऑफ देम हैव बीन सेलेक्टेड थ्रू सम प्रोसेस। उसी तरह से रेलवेज बिगेस्ट एम्प्लॉयर, हम सब जानते हैं, उसको कहने की ज़रूरत नहीं। मिनिस्ट्रीज एट द सेंट्रल एंड एट द स्टेट लेवल्स, लार्ज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कीप ऑन वर्किंग। कंप्यूटर सेल्स, टेंस ऑफ थाउजेंड सेल्स, women also are working। तहसीलदार, कोर्ट्स, हर उसमें आप कोर्ट में जाइए कहीं भी तो आप देखेंगे जज साहब ऊंची कुर्सी पे बैठे हैं और दोनों तरफ एक एक साहब बैठे होते हैं जो कि उन साहब की मदद कर रहे होते हैं। वो जज नहीं होते लेकिन वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं एंड दे आर ऑल्सो सिलेक्टेड थ्रू ए प्रोसेस। तो ये सब जोड़ लीजिए अगर, तो उस पर मैंने आपसे ये सबमिशन किया आपको कि हमारा मामला जो है हमें तवज्जो देनी चाहिए 1000 वर्सेस 500,000। तो हम ठीक है सिविल सर्विसेज के लिए भी जो हम कर ही रहे हैं आप जानते हैं, लेकिन सारे लोग मिल करके अपना पूरी तवज्जो सिर्फ सिविल सर्विस पर लगाएं, जिसमें से कि हमारी परसेंटेज, हमारा शेयर आज़ादी से लेकर 6-7 साल पहले तक 2.5% था और वो बहुत मेहनत की सब लोगों ने मिल करके तो वो 5% हुआ, थोड़ा आगे बढ़ा उससे। तो 5% भी अगर हम मान लें अपना तो और वो घटती हुई फिगर जा रही है। लास्ट ईयर कुल 685 लोग सेलेक्ट हुए थे, तो 30, 32, 35, 40 इससे ज़्यादा
अपने बच्चे इसमें सेलेक्ट नहीं होने, ये दैट इज़ द रियलिटी। लेकिन ये कि उसके साथ साथ बहुत बड़ी तादाद में हमें अपने बच्चे हमारे ग्रेजुएट हो रहे हैं, 12th पास कर रहे हैं हर साल, तो वो सब बड़ी तादाद में इन गवर्नमेंट सर्विसेज अदर देन सिविल सर्विसेज जा सकते हैं। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है सेंट्रल गवर्नमेंट का, उसके ज़रिए टेंस ऑफ थाउजेंड्स रिक्रूटमेंट हर साल होते हैं। प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन हैं जो मैंने अभी आपको अर्ज किया, 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। तो इन सब की इत्तला रोज़गार समाचार, एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का होता है, ये आप में से हर एक अपने टेलीफोन के ऊपर इसको देख सकता है, हम भी देखते हैं सब लोग। तो इसको हम एक बना लें कि भाई हमें ये काम करना है, उसके ज़रिए बच्चों तक बात पहुंचानी है। वरना ज़माना हमसे पूछेगा कि न था अगर तू शरीक महफिल, उसूर तेरा है या कि मेरा। ये हमें इसके लिए तैयार होना चाहिए, इस सवाल का जवाब अपने को ही देने के लिए। मैं आपको एक रीसेंट एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन से जो एडवर्टीजमेंट्स निकलते रहते हैं, जहाँ मास रिक्रूटमेंट्स होते हैं लाइक अदर स्टेट्स, उसमें अपने बच्चे बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करते रहे हैं। ये मैं कई साल से हम लोग देख रहे हैं, वहाँ हमारा दफ्तर भी है, बहुत कोशिश में हम लगे हुए हैं। अब की से ये था कि पहले से ही हम ताक में लगे हुए थे हमारा दफ्तर, कि तो 5 सितंबर को वहाँ एडवर्टीजमेंट जारी हो गया और उसमें यह कहा गया कि 21 सितंबर से 22 सितंबर से आप अप्लाई कर सकते हैं और 1 महीने खुला रहेगा, 21 अक्टूबर को बंद हो जाएगा। तो कोई अप्लाई नहीं कर रहा था, तो मैं आई मेड ए विजिट टू भोपाल 21 सितंबर को। वहाँ करीब 50 लोग अपने दोस्त अहबाब और जान पहचान वाले, वो सब लोगों को जमा करके गुफ्तगू की, बातचीत की, व्हाट्सएप का ग्रुप बना दिया, उसकी मॉनिटरिंग शुरू हो गई वगैरह वगैरह। तो अल्लाह का एहसान ये है, आपको जान के खुशी होगी, जब मैं आपसे अभी बात कर रहा हूँ तो अब तक अल्हम्दुलिल्लाह 64 अपने बच्चे और बच्चियाँ मध्य प्रदेश के वो लोग ऑनलाइन अप्लाई कर चुके। और सेकेंडली कि उनकी ट्रेनिंग, कोचिंग, उनकी स्पेशल कोचिंग, इसका जो इसका प्रीलिम का एग्जामिनेशन है वो भी अनाउंस हो गया, 17 दिसंबर को है, तो टाइम बहुत कम है। तो एक स्पेशल कोर्स लॉन्च कर दिया गया है ज़कात फाउंडेशन ऑफ इंडिया की तरफ से, ऑनलाइन कोचिंग, और उस कोचिंग में बच्चों ने कोचिंग लेना शुरू भी कर दी। यानी कि कहाँ ज़ीरो था, देयर वाज नथिंग, लेकिन एज़ कम्पेयर टू दैट थोड़ी सी एफर्ट करने से अल्लाह का शुक्र है कि ये काम हो गया, जो कि और जगह भी किया जा सकता है। इसकी लास्ट डेट 21 अक्टूबर है, जो मैंने आपको अर्ज़ किया। तो आप बराए मेहरबानी इस पर गौर फरमाएँ, आप लोगों के जो दोस्त अहबाब हों वहाँ मध्य प्रदेश में, वरना और कहीं भी इंडिया में हो, ऐसा कोई डोमिसाइल की कंपल्शन नहीं है। ये मैं आपको एक कुछ फिगर्स दिखा रहा हूँ, जैसे राशन कार्ड है और ड्राइविंग लाइसेंस है और इलेक्शन कार्ड है, आधार कार्ड है। इसमें हर एक को, हम में से हर एक को बनवाना होता है, एक ज़रूरत है, बेसिक रिक्वायरमेंट है हर एक का। लेकिन इन सब का ताल्लुक कहीं ना कहीं जाके किसी न किसी गवर्नमेंट के आदमी से होता है, गवर्नमेंट फंक्शनरी से, जो कंट्रोल कर रहा होता है। वो जो लोग कंट्रोल कर रहे हैं वो हमारे आपके बच्चे क्यों ना हो, ताकि हमें आपको आसानी हो। कहीं FIR लिखवानी है किसी को, जो कोर्ट्स में तारीखें लगती हैं वगैरह लेनी होती हैं, है ना, तो अगर कोर्ट में तारीख देने वाला ही आपका बंदा हो वहाँ बैठा हो, इससे तो अगर हम ये थोड़ी तवज्जो दे लें सब लोग मिल करके पूरे मुल्क में, तो अल्लामा इकबाल ने हमें अल्लाह ताला का पैगाम पहुँचाया है कि तू अगर दीगर शवी वो दीगर, इफ़ यू डिसाइड टू चेंज दैट बिकम्स योर रिवाइज्ड फेट, न्यू फेट। आप अपने फेट बदल सकते हैं। करना ये है कि इस वक्त जो बच्चे 8वें से लेके 12वें तक क्लास में पढ़ रहे हैं, उन बच्चों तक हमें पहुंचना है और उनसे ये कहना है कि आप जो कुछ पढ़ रहे हैं वो पढ़ते रहिए, लेकिन उसके अलावा 1 घंटा आप ये भी पढ़िए जो हम आपको बता रहे हैं। वो गिवन तरीक़ा है क्या क्या पढ़ना है 1 घंटे 1.5 घंटे के लिए। अगर उस बच्चे ने ये करना शुरू कर दिया और उसकी थोड़ी सी मॉनिटरिंग हो जाए ग्रुप बना करके, तो 12th के बाद ही बहुत बड़ी तादाद में रिक्रूटमेंट तमाम स्टेट्स में ऐसे होते हैं जिसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन 12th है।
और उसके बाद भी गवर्नमेंट पोजीशन मिल जाती है, अच्छी तनख्वाहें मिलना शुरू हो गई, कलम में ताकत आ जाती है, उसके बाद अपना एजुकेशन एडवांसमेंट भी करता रहे और सर्विस भी ज़्यादा बेहतर लेने की कोशिश करता रहे। तो हमें आपको मिल करके 9 से लेके 12 तक के जो बच्चे हैं उन तक हमें आपको पहुंचना है और उन तक एक बात पहुंचानी है कि ये काम बहुत आसान है, बस ये है कि उनको समझाना है। और बहुत से एग्ज़ाम ऐसे हैं फ्रेंड्स जिसमें कि सिर्फ रिटन एग्जामिनेशन होता है, इंटरव्यू होता ही नहीं, और रिटन एग्जामिनेशन भी ऑब्जेक्टिव होता है तो और उसका असेसमेंट जो है वो करता है, कंप्यूटर करता है। तो हम आप ये भी नहीं कह सकते कि हमारे साथ तासुब हो रहा है इस वजह से हम नहीं आ पाए। हम और आप अपने बच्चे को अगर इम्तिहानों में बिठाते रहेंगे तो वो इंशाअल्लाह जो है वो पावरफुल होते जाएंगे और मिल्लत भी पावरफुल होती रहेगी। और अगर ये तैयारी तमाम मास स्केल पे बच्चों ने करना शुरू कर दी तो 12th के बाद ही फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सिलेक्शन गारंटीड है बिल्कुल। और मैं आपको इसकी जीती जागती मिसाल बता रहा हूँ। अभी पैंडेमिक के दौरान ही हमने ये 2 सेंटर शुरू किए हैं, लखनऊ में और बहराइच में। बहराइच में तो 50 बच्चों के रहने की जगह भी है, लखनऊ में तो ऑनलाइन है। तो लेकिन ये कि वो सब इतना कामयाब है कि मुख्तलिफ सर्विसेज में बच्चों ने ज्वाइन करना शुरू कर दिया इन सेंटर से कोचिंग लेकर। बहुत बड़ी तादाद में माशाल्लाह से कामयाबी चल रही है। लेकिन ये कि इसमें पूरे मुल्क में हमें ये खामोशी के साथ मूवमेंट चलाना है। ये मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ, आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें इसका स्लाइड का। तो ये टेलीफोन नंबर्स हैं जो भी इंडिया भर में कहीं भी कोई भी बच्चा हो जो कि यूपीएससी के अलावा किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, चाहे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन सेंट्रल गवर्नमेंट का हो या किसी स्टेट का पब्लिक सर्विस कमीशन का हो, उसके लिए वो बैठना चाहे, तैयारी करना चाहे, उसमें जो भी हेल्प चाहिए हो, कोचिंग चाहिए हो, वो ये अवेलेबल है, ये प्रोवाइड किया जा सकता है इसके ऊपर। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन फौज शाहिद साहब, अब्दुल रशीद साहब, तमाम दोस्त अहबाब जो कि इसमें लगे हुए हैं 2 दिन की अच्छी कॉन्फ्रेंस में। और सब लोग आई एम श्योर बहुत अच्छे डिस्कशंस हुए होंगे और अल्लाह ताला सबको कामयाबी अता करे हम सबको। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके प्रेजेंटेशन के लिए। आज के वैलेटरी सेशन में जो नाम है उसमें हमारे साथ मुंबई से जनाब शमीम तारिक साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपने ख्यालात का इज़हार करें। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके प्रेजेंटेशन के लिए। आज के वैलेटरी सेशन में जो नाम है उसमें हमारे साथ मुंबई से जनाब शमीम तारिक साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपने ख्यालात का इज़हार करें। मोहतरम सदर मजलिस ख्वाजा मोहम्मद शाहिद साहब, रुकन पार्लिमान मोहतरमा फौजिया खान साहिबा, स्टेज पर तशरीफ़ फरमा तमाम अहम शख्सियात, ख़वातीन व हज़रात, पैरेलल सेशंस में तो शिरकत का मौका नहीं मिला, लेकिन कल से आज तक इस हाल में जितने भी सेशंस हुए हैं सब में मैं शरीक रहा हूँ। और एज ए आउटकम एक बात आपसे अर्ज़ करता हूँ कि कुछ अच्छी बातें सुनने और समझने के लिए बहुत सी नॉनसेंस बातों को भी सुनने और समझने की हमें बर्दाश्त होनी चाहिए। अगर हम चंद मिनटों में अपनी बात कहना चाहें तो किसी एक सब्जेक्ट पर, किसी एक शोबे में अपने को मरकूज नहीं कर सकते। मुख्तसर तरीन बात यह होगी कि तारीकियां जितनी शदीद हों, रोशनी की ज़रूरत उतनी ही शिद्दत से महसूस होती है। लेकिन इस एहसास में ये इंतबाह भी शामिल होता है कि अगर रोशनी मयस्सर हो जाए या किसी दरीचे से छनना शुरू हो जाए, लेकिन वो फैलने के बजाय किसी ज़ात, किसी कबीले, किसी इलाके में सिमटती जाए तो अंधेरे कभी दूर नहीं होंगे। उसमें यह इंतबाह भी शामिल होता है
कि अगर रोशनी मयस्सर हो जाए, रोशनी छनने लगे, लेकिन उनके दरमियान रोशनी फैलाई जाए जो देख नहीं सकते, जिनकी बीनाई नहीं है, तो भी कोई रोशनी का कोई फायदा नहीं होगा। तो कल हमारे नहीं, आज ही हमारे एक भाई ने बड़ी अच्छी बात कही थी कि रूरल एरियाज में भी इन एक्टिविटीज को ले जाना चाहिए। मैंने उनकी बात की तायीद की थी, लेकिन एक बात का इजाफा करना चाहता हूं कि हमारे ओएस भाई ने इसकी एक कॉन्फ्रेंस में मुझे भोपाल बुलाया था। खालिद सैफुद्दीन साहब ने एक और प्रोग्राम में मुझे इसी हॉल में आने की दावत दी थी, और अपनी ज़ाती रसूख से जो मैं वाकिफ़ हूँ, आप ज़रा ख्वाजा मोहम्मद शाहिद साहब के शेड्यूल को देखिए कि किस दिन वो पुणे में है, किस दिन अहमदनगर में है, किस दिन कहाँ है और किस दिन कहाँ है। खालिद सैफुद्दीन साहब से बात कीजिए कि भाई किस दिन फौजिया साहिबा के साथ वो कहाँ के दौरे पर हैं, कहाँ के दौरे पर हैं, तो आपको मालूम होगा कि ये कन्फाइन नहीं है शहरों तक या बड़े शहरों तक, लेकिन जहाँ जहाँ ये जा रहे हैं वहाँ से भी रिस्पॉन्स आना चाहिए कि साहब आप हमारे यहाँ तशरीफ़ लाइए, तब ये मामला हल होगा। एक तरफा मामला नहीं चल सकता। तो मैं इस दो बातें मजमूई तौर पर समाज के लिए और दो बातें मजमूई तौर पर मुस्लिम समाज के लिए कहकर अपनी बात ख़त्म करूँगा। पहली बात तो ये है कि हम यूनिटी के कायल हैं, हम हिंदुस्तान के लिए और इंसानी समाज के लिए रहमत हैं, किसी तरह भी जहमत नहीं है। हम ऑल डिविजिव फोर्सेस की मुखालफत करते हैं, ऑल टाइप ऑफ टेररिज्म उसकी मुखालफत करते हैं, लेकिन इस बात पर इसरार करते हैं कि हम इंक्लूसिवनेस पर, यूनिटी पर तो एतमाद रखते हैं, यूनिफॉर्मिटी को हम नेचर के खिलाफ समझते हैं। इसलिए यूनिफॉर्मिटी पर तवज्जो नहीं होनी चाहिए, इसरार नहीं होनी चाहिए, यूनिटी पे बात होनी चाहिए। यूनिटी इन डाइवर्सिटी पर हमको इसरार करना चाहिए, और इसकी हमको ज़रूरत है। एक समत में ना हम सोच सकते हैं, ना खा सकते हैं, ना पहन सकते हैं। दूसरी बात है कि डेवलपमेंट, ओवरऑल डेवलपमेंट फॉर ऑल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, हम डेवलपमेंट के कायल हैं, लेकिन डेवलपमेंट नॉट एट द कास्ट ऑफ डेवलपमेंट। हिंदू समाज में भी और मुस्लिम समाज में भी ऐसी बहुत सी अच्छी बातें हैं जिनका एक दूसरे को इल्म होना चाहिए, नहीं है। हमारा यह फ़र्ज है कि हम इसको एक दूसरे के करीब लाने की कोशिश करें। मैं दो मिसालें देकर बात ख़त्म करूंगा। पहली मिसाल ये कि मैं बहुत दिनों के बाद उस शहर में गया था जिस शहर में मेरी पैदाइश हुई थी, जो मोदी जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वाराणसी। वहाँ किसी से उठापटक हो गई, मारामारी हो गई, पुलिस स्टेशन में मामला पहुंचा। तो जो इंस्पेक्टर ऑन ड्यूटी था वो बात सुनने के बजाय वो मुझे सिर्फ देख रहा है, और देखने के बाद बहुत देर के बाद वो पूछता है, मेरी वालदा का नाम लेकर पूछता है कि भाई आप फला के बेटे हो क्या। मेरी वालदा बुर्का लगाती थी, 92 साल की उम्र में उनको इंतकाल हुआ। जब मैंने कहा कि हाँ मैं उन्हीं का बेटा हूँ, तो उसने बताया कि एसएससी के बाद से ग्रेजुएशन तक के जितने अखराजात थे उसकी पढ़ाई के सब मेरी माँ ने उठाया था। ये एक पुलिस इंस्पेक्टर की बात है। और ये तबाही और बर्बादी कभी एकतरफा नहीं आती। फिर मेरे साथ मसला हुआ बंबई में, मेरे अपने रिश्तेदारों से मैं अलग हो गया, तो एक हिंदू फैमिली ने, महाराष्ट्रियन हिंदू फैमिली ने मुझे अपने घर में रखा और हर वक्त में और हर तरह से मेरा साथ दिया। अगर वो ना होते तो मैं आज इस लायक ना होता कि आपके सामने खड़े होकर बात कर सकूं। तो हम निगेटिव बातों पे, हमारे मंसूर आगा साहब ने कहा कि साहब इंक्लूसिव है, एक्सक्लूसिव नहीं है। अरे हमारे समाज में कितनी इंक्लूसिव चीज़ें हैं जिसका हमें इस दूसरे को इल्म ही नहीं है। इल्म कराना चाहिए, ये भी कॉन्फ्रेंस की तरफ से एक आवाज़ होनी चाहिए। हम फौजिया साहबा ने जितने रेजोल्यूशंस और जितने सजेशंस ला के दिए हैं, सबका हमने होल हार्टेडली जो है सपोर्ट किया है। उसमें ये चीज़ भी शामिल होनी चाहिए। और दो, हमारे जो समाज में बुराइयां हैं, अपने भाइयों से हम कह रहे हैं, बड़े बसद अदब
बसत अदब के जब तक सर सैयद अहमद खां जिंदा थे तो सर सैयद अहमद खां को जितनी गालियां हम दे सकते थे सब दिया, और जब वो नहीं रहे, जब वो इंतकाल कर गए, तो एक इदारा पर बनाकर, एक डिपार्टमेंट बनाकर, एक बिल्डिंग बनाकर हर आदमी सानिए सर सैयद कहलाने की कोशिश करने लगा। अब उस पर भी इक्तफा नहीं हो रहा है, अब वो चाहते हैं कि उनको अमीरुल मोमिनीन का खिताब दिया जाए। ये एक बीमारी है, इस बीमारी से हमको निपटना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। ये एक बहुत बड़ी बीमारी है जिससे हमको बाहर निकलना पड़ेगा। दूसरी बात यह कि अभी हमारे खालिद भाई ने, मेरे बड़े करीबी हैं, खालिद भाई ने कहा कि जितने भी मुतमव्वल लोग हैं वो अपने ख़ानदान के एक बच्चे को अडॉप्ट करें। देखिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर हम ये करने लगे तो ये सब कोई मसला ही ना पैदा हो। हमारे यहाँ एक बच्चा बड़ा ज़हीन है, पढ़ रहा है, तो उसी का कज़िन या उसी के ख़ानदान का या उसकी गली का बच्चा, अच्छा पढ़ रहे हो, उसका तो सारा कंसंट्रेशन ख़राब हो गया ना। वो कहेंगे भाई ज़रा हम ये काम है, बहुत अच्छा काम कर रहे हो, ये पढ़ रहे हो, लेकिन ज़रा ये काम करके आ जाओ। ये प्रैक्टिकल बातें मैं अर्थ से अर्ज कर रहा हूँ। मैं बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करता हूँ, करोड़ों रुपए का कारोबार करता था, और जब घर छोड़ा, बम्बई में ही अपने ऑफिस छोड़ा, तो मेरे पास 4 आना पैसा नहीं था कि मैं बाइकल्ला से दादर जा सकूं। उस वक्त हमारे जिन लोगों ने मदद की है उसमें बेशतर हिंदू थे, इसलिए कि जिस दिन हमने घर छोड़ा था और बेघर हुए थे, उस दिन जो पैसे हमसे लोगों ने उधार ले लिए थे, अगर वो वापस कर देते तो 4 लाख रुपया होता, लेकिन 4 पैसे के लिए भी हम समझ रहे थे। तो हमें, लेकिन जो काम हो रहा है, ऑल इंडिया एजुकेशन कॉन्फ्रेंस कर रही है, जो फेम कर रहा है, जो दोनों मिलकर कर रहे हैं, जो इंडिविजुअल सतह पर लोग कर रहे हैं, हम उसका इस्तकबाल करते हैं और यकीन रखते हैं कि इसके अच्छे नताइज आएंगे। मैं आपको एक बशारत पे अपनी बात ख़त्म करता हूँ कि क्यों तारीकी हालात से घबराई है दुनिया, सूरज के निकलने में ज़रा देर तो हो। आज का जो सदारती खुतबा है वो डॉक्टर ख्वाजा शाहिद साहब का है, तो मैं चाहूँगा कि वो जब तक अपना खुतबा दे लें। मोहतरमा डॉक्टर फौजिया खान साहिबा, जनाब खालिद सैफुद्दीन साहब, मोहतरम मुकर्रम खालिद सैफुद्दीन साहब, ये एक अजीम कॉन्फ्रेंस जो मेरे ख्वाब व ख़याल इमेजिनेशन से भी कहीं ज़्यादा बेहतर और कामयाब कॉन्फ्रेंस इसको मैं समझता हूँ, उसका अख्ताम हो रहा है। और जैसे मैंने कुछ देर पहले कहा था, उसका सारा का सारा श्रेय, सारा क्रेडिट हम फेम के मुंतज़मीन को देते हैं, और उसमें ख़ास तौर से खालिद सैफुद्दीन साहब का हम शुक्रगुज़ार हैं। मैडम फौजिया खान साहिबा का भी ख़ास तौर से शुक्रिया, आपकी ही तहरीक पे हम औरंगाबाद आए हैं। खालिद सैफुद्दीन साहब के बारे में जब कुछ दिन पहले मुझे मालूम हुआ कि वो आईसीयू में पहुंच गए, यानी आज से हफ्ता भर या 10 दिन पहले की बात है, मैंने उनसे बात करी आईसीयू में, ऑक्सीजन लगी हुई थी, बात नहीं कर पा रहे थे, लेकिन आंसुओं भरी आंखों से उन्होंने ये कहा कि इंशाअल्लाह कॉन्फ्रेंस ज़रूर होगी और हम इसको ज़रूर करेंगे। जबकि मैंने उनसे कहा कि आप आराम करें, आईसीयू में रहें, कोई फ़िक्र की बात नहीं है, हम लोग सब देख लेंगे, बाकी सब लोग देख लेंगे, कॉन्फ्रेंस ज़रूर होगी। लेकिन उनका जो जज्बा था, उनकी जो लगन थी, उनका जो खुलूस था, उनकी जो मेहनत थी, वो उस दिन मैंने उस वीडियो कॉल में उनको आईसीयू में उनको देखा, तो मेरे ऐसा कहना चाहिए ख़ुद जहन में एक तस्वुर ये आया कि ऐसे लोग जब मौजूद हैं हमारी कम्युनिटी में, ऐसे लोगों का जज्बा मौजूद है, तो यकीनन हमें बहुत पुरुम्मीद हमारा मुस्तक़बिल है, बहुत अच्छा हमारा मुस्तक़बिल है, और हम जो काम करने जा रहे हैं वो यकीनन कामयाब होगा। और उसका सबूत ये आखिरी आज के 2 दिन रहे हैं। तो मैं तमाम लोगों का, मैडम फौजिया खान साहिबा ने शुक्रिया कर ही दिया है। हाजी साहब तशरीफ़ लाएँ, आपकी बीमारी का जिक्र हो रहा था अभी अपने करके, हालांकि माशाल्लाह। और कल का दिन आपको पता ही होगा कि ये चले गए दोपहर में, जब लौट के आए तो मालूम हुआ ऑक्सीजन लेके आए हैं, ऑक्सीजन की कमी हो गई थी और शुगर बहुत हाई हो गई थी, दवाएं लेके फिर वापस आए हैं।
मैंने कहा भाई आप क्यों आ गए भाई, आप आराम करते, कहें नहीं यहाँ का इंतज़ाम देखना है। तो ये ऐसा जज्बा जिसका मैंने अभी जिक्र किया। तो डॉक्टर फौजिया खान साहिबा सबका शुक्रिया अदा कर चुकी हैं और मैं भी उनके साथ जुड़ता हूँ, उनकी आवाज़ में आता हूँ, फ़र्दन नाम बनाम शख्स बशख्स का शुक्रिया अदा करता हूँ, मुकर्रीन का, सुदूर का, को सुदूर का, ख़वातीन का ख़ास तौर से। मैडम आपने कहा और शिकायत करी और जायज़ शिकायत करी, और जायज़ शिकायत किसी और ने भी की, अरविंदर ने भी कही थी मुझसे कि ख़वातीन का पार्टिसिपेशन इस हॉल में, इस मंच में कम है, लेकिन ऑडियंस में आप लोग बहुत रहे, और ये कामयाबी मेरे बहुत बड़ी कामयाबी है कि ख़वातीन ने इतने बड़े नंबर में इसमें यहाँ शिरकत करी। लेकिन ज़ाती तौर पे मैं समझता हूँ कि मुझे वो आइडिया ही पसंद नहीं आता कि औरतों का सेशन कहीं और हो और मर्दों का। ज़ाती तौर पे मैं ज़ाती तौर पे बिल्कुल इसके हक़ में नहीं था, ना हूँ ना रहूँगा। लेकिन बहरहाल जब मुझे बताया गया कि यहाँ पे औरतों का सेशन अलग रखना है, मैं मुकामी जज्बात का मैंने एहतराम किया और मैंने कहा कि चलिए जैसा आप लोग मुनासिब समझते हैं करिए। लेकिन उसी तौर पे मैं नहीं समझता औरतों के मसाइल क्या बात करना, मर्दों के मसाइल क्या बात करना, हमारे सबके मसाइल हैं, हम सबको मिलकर हल करना है। और अगर औरतों के मसाइल पे बात करनी, अगर करनी है, अलग से भी करनी है, तो मर्दों को ज़्यादा सुनाने की ज़रूरत है, उनको ज़्यादा बताने की ज़रूरत है, उसको अलग से नहीं हमें करने की ज़रूरत है। अगर हमें वुमेन राइट की बात समझानी है अगर किसी को, तो मर्दों को समझानी है, शोहरों को समझानी है, बेटों को समझानी है, भाइयों को समझानी है, अपने करके दोस्तों को समझानी है। महाराज ये मेरी ऐसी ज़ाती राय है कि मुकामी जज्बात ये थे कि औरतों का सेशन कहीं और होगा। बल्कि मेरी 2 मुकर्रीन जो थी, वो डॉक्टर शाहिदा मुर्तज़ा जो वहाँ से आई मानू से, और अरविंदर, वो चाहती थी कि इसी हॉल में तकरीर करें, इसी हॉल में सबके सामने अपने जज्बात का ख्याल करें, पर मैंने उनसे कहा कि नहीं, यहाँ अलग सेशन हो रहे हैं, तो आप उनको वहाँ पे एड्रेस कर दिए। और भी ऐसे लोग थे जिन्होंने अलग एड्रेस करा। बहरहाल ये तो एक मैंने एक्सप्लेनेटरी तौर पे बात कही, लेकिन ये बात अपनी जगह बिल्कुल सही है कि हमको ख़वातीन की तालीम, उनके जो भी दीगर मसाइल हैं, उस पर गौर करने की ज़रूरत है। ख़वातीन हज़रात, अगेन डॉक्टर फौजिया खान साहिबा ने जो आपके सामने तजवीज़ात पेश करें, रेजोल्यूशन पेश करें, वो इतने कम्प्रीहेंसिव हैं, इतने जामे हैं, तो उसमें तो एक आध का इजाफा तो हो सकता है, लेकिन वो सारी वो जज्बात, वो सारे ख़यालात जिसका इजहार यहाँ किया गया है, उसको उन्होंने जमा कर दिया है। अब उसकी बुनियाद में मैडम हमें प्लान ऑफ एक्शन बनाना होगा। वो तो हम जमा कर देंगे, भेज देंगे, लेकिन हमें अपना अपना प्लान ऑफ एक्शन न सिर्फ तंजीम का बनाना होगा, लेकिन आप सबको फ़र्दन अपने अपने प्लान ऑफ एक्शन बनाने होंगे। POA जैसे हम कहते हैं अपनी ज़बान में, अपने बनाने पड़ेंगे। मैं जब जयपुर से कॉन्फ्रेंस करके निकल रहा था, तो मेरे एक साहब ने बाद में दावत का इंतज़ाम किया, तो मुझसे कहने लगे साहब हम क्या करें बताइए, हमें कोई प्लान बताइए, प्लान ऑफ एक्शन बताइए, काम बताइए। तो मैंने कहा मेरे पास कुछ बताने के लिए नहीं है, मैं कोई यहाँ गाइड नहीं कर सकता, क्योंकि हर एक की अपनी मुकामी ज़रूरतें हैं और मुकामी ही मसाइल हो सकते हैं, मुकामी ही उनके हल हो सकते हैं, हर शहर के अलग हो सकते हैं। आपने जगह जगह से लोग आयोगों को सुना है, कोई कलकत्ते से आया है, कोई कहीं से आया है, हर शहर में अपने अपने तरीके से अपनी ज़रूरतों का असेस करके उनके हल निकाल। ये फहरिस्त तो हमने बहुत लंबी बना दी है। ये ज़रूरी नहीं कि सारे काम हर शहर में होंगे, हर कस्बे में होंगे, हर घर में होंगे, ऐसा नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता है। लेकिन हर काम अगर अपने में से एक काम या 2 काम हर आदमी चुन लेता है, तो मैं समझता हूँ ये बहुत अहम काम होगा, इस कॉन्फ्रेंस की कामयाबी होगी। इसमें से अगर 10 चीज़ें भी लोग अपने अपने यहाँ कर लेंगे, एक भी कर लेंगे, हम सबके लिए बड़ी कामयाबी होगी। जिसने इतनी मेहनत करी है, जो उसके पीछे जगह है, वो सबकी कामयाबी होगी इसमें। ये मेरी उम्मीद है और ये मेरा इरादा है। और हम जो अपने तरफ से कर सकते हैं, जितने लोगों से हम यहाँ वाबस्ता हुए हैं, उनके साथ हम राब्ते में रहेंगे। जिस चीज़ की हम ये कोशिश करते हैं, जिसको हम कहते हैं NGO कनेक्ट, NGOs के साथ हम एक कनेक्शन रखें, राब्ता रखें। हमारे जो तंजीम है ऑल इंडिया एजुकेशन मूवमेंट, हमारे कोई इदारे नहीं हैं, लेकिन हम दूसरे इदारों के साथ, दूसरी तंजीमों के साथ, और जिस तरीके से आज हम फेम के साथ जुड़े हैं और फेम के साथ उनके काम किया है, तो ऐसे ही हम और तंजीमों के साथ जुड़ के काम करते हैं। आपके साथ भी जुड़ के काम करेंगे और इंशाअल्लाह ताला ये जो NGO कनेक्ट है, इरादा यही है, ख्वाहिश यही है, ज़रूरत यही है कि देश भर में जहाँ जहाँ काम हो रहा है, काम बहुत हो रहा है। आप देखेंगे, आपने सुना होगा, यहाँ पे रहमानी साहब आए, उन्होंने अपना बता दिया, हुजई से, आसाम से आए, उन्होंने अपना बता दिया, बेंगलोर से फाल्कन वाले आए, उन्होंने अपना बता दिया। हर शहर में कुछ तो कुछ काम हो रहा है, अपना करके काम हो रहा है। बिदर से कदीर साहब आए, उन्होंने अपना काम बता दिया, वगैरह वगैरह। ये तो चंद चुनिंदा लोग हैं जिनको हम यहाँ बता पाए छोटे से वक्फे में, लेकिन और जगह लोग काम कर रहे हैं।
हर सेक्टर में काम कर रहे हैं, तालीम हो, माशरत हो, समाज की बुराइयाँ हो, बिजनेस हो, ट्रेड हो, एग्रीकल्चर हो, सेक्टर्स तो बहुत है, बहुत इलाके हैं इसमें हमें काम करने की ज़रूरत है। अपने अपने चुनिए, उस पर कोई प्रोग्राम बनाइए, प्लान ऑफ एक्शन बनाइए, और उसमें जो भी कामयाबी की आपके कदम उठेंगे उससे दूसरे लोग मुस्तफ़ीद होंगे। ये हमारा मकसद है इस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए। और इसी के फॉलोअप में ख़वातीन हज़रात, हम जो दूसरा काम करते हैं और जिसकी अहमियत को हम यहाँ जोर देंगे, और जो कल से हमारा शुरू होगा, वो हम अज़्ज़ा में जाते हैं, छोटे छोटे शहरों में जाते हैं। ख़ास तौर से जो ख्वाहिश है और कोशिश रहती है कि उन अज़्ज़ा में हम पहुँचें जिसे हम माइनॉरिटी कंसंट्रेटेड डिस्ट्रिक्ट कहते हैं, जो आइडेंटिफाइड हैं। अब तो प्लानिंग कमीशन नहीं रहा है, लेकिन प्लानिंग कमीशन ने एक ज़माने में आइडेंटिफाइड करके वो अज़्ज़ा आइडेंटिफाई किए हुए थे जो माइनॉरिटी कंसंट्रेटेड डिस्ट्रिक्ट थे। और इत्तेफाक की बात यह है वो बैकवर्ड भी थे डिस्ट्रिक्ट, वो डिस्ट्रिक्ट बैकवर्ड भी थे। तो उन इलाके में पहुँच के उन लोगों से मिलना है, और वहाँ भी बहुत काम हो रहा है। हमारी एक टीम परसों जुमे को मालेगांव गई है, वहाँ के काम देख के आए, वहाँ के लोगों से मिल के आए, वहाँ से बात करके आए, बड़े मुतासिर होकर आए, बड़ी अच्छी बातें वहाँ देखने को मिली हैं। तो इस तरीके से हम उन अज़्ज़ा में पहुँचने का हमारा दूसरा कदम होगा कॉन्फ्रेंस के बाद, कि हम उन अज़्ज़ा में पहुँचें, उन शहरों में पहुँचें, वहाँ जो काम हो रहा है उनसे सीखें, और उनको से सीख के हम अपनी कोई बात उन तक पहुँचा सकें। ये कनेक्टिविटी, ये नेटवर्क जो है, ये ऑल इंडिया एजुकेशन मूवमेंट की एक दूसरी ख्वाहिश होती है, दूसरा अमल होता है। इस पर हम आपके साथ, फेम के साथ मिलके इसको भी हम आगे बढ़ाना चाहेंगे। ख़वातीन हज़रात, तालीम के मैदान में तो इतने माहिरीन यहाँ बैठे हुए हैं और इतने लोग काम कर रहे हैं अमली तौर पे कि उनको कुछ बताने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन सिर्फ क्या बताना है कि कहीं कोई सक्सेस स्टोरी है, कहीं कोई कामयाब कहानी है, वो दूसरों तक पहुँचा दें, कहीं किसी और की कामयाब कहानी है वो दूसरों तक पहुँचा दें, और ये मालूम हो जाए कि हम किस तरीके से हम इस रास्ते को पकड़ के या उस रास्ते को पकड़ के आगे बढ़ सकते हैं अपने करके। तो इसमें जो चंद बातें हम जब घूमते फिरते हैं उसमें हमारे सामने जो आती है, वो जो बार बार यहाँ भी दोहराई गई है, मैडम फौजिया खान साहिबा ने भी दोहराई है, कि हमें इस बार सबसे बड़ी कमी कहीं दिखती है, वो एक्सेस टू एजुकेशन की कमी इतनी दिखती है, या अवेयरनेस अबाउट एजुकेशन की इतनी कमी नहीं मिलती है, या ख्वाहिश फॉर एजुकेशन की इतनी कमी नहीं मिलती है। लेकिन जहाँ काम हो रहा है वहाँ हमें मेयार की कमी ज़रूर मिलती है। विद ऑल ड्यू रिगार्ड, फोल्डेड हैंड, हाथ जोड़ के मैंने कहा, चाहे बुरा माने लगे, मेयार की बहुत शिद्दत से कमी दिखती है। और उसी की वजह से है, हालांकि हम अपनी जगह बहुत मुतमईन हैं, अच्छे काम कर रहे हैं, बड़े अच्छे भी काम कर रहे हैं, लेकिन हम उसमें और कहीं आगे इजाफे करने की ज़रूरत है, और कहीं आगे इजाफे करने की ज़रूरत है। और उसी के लिए, उस मेयार को की पूर्ति करने के लिए हमने जो दो चंद बातें सामने रखी हैं, वो एक टीचर्स ट्रेनिंग की बात है, जिसका सब ने यहाँ जिक्र किया है, हर एक ने जिक्र किया है, चाहे लॉ के लोगों ने जिक्र किया है, चाहे वो आईटी के लोगों ने जिक्र किया है, चाहे वो पेडागोगी के लोगों ने जिक्र किया है, चाहे वो ज़बान के लोगों ने जिक्र किया है, चाहे वो जर्नलिस्ट ने किया है, कि सब जगह इसकी अहमियत महसूस की है कि ट्रेनिंग इज़ ए कंटिन्यूस लर्निंग प्रोसेस, इट्स नॉट ए वन टाइम लर्निंग प्रोसेस, ए लाइफ टाइम लर्निंग प्रोसेस। सो लर्निंग, एजुकेशन, somebody said the education never finish, the education never end, तालीम कभी ख़त्म नहीं होती है, इट्स अ कंटिन्यूस प्रोसेस। जो डिग्री आपको कहीं मिल जाती है, बीए की, एमए की, एमबीए की, वो तो मिल जाती है, एक टर्मिनल पॉइंट हो जाता है, इट मेक्स यू एलिजिबल फॉर सर्टेन पोजीशन, सर्टेन स्लॉट्स, सर्टेन competencies, but learning is a continuous process and training is the major component जो आपको इस लर्निंग के साथ जोड़ता है। मैं समझता हूँ कि इसकी बड़ी बड़ी अहमियत है, टीचर्स ट्रेनिंग की उसमें शामिल है। हमने टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम डिज़ाइन किया है, हाजी सैफुद्दीन साहब आपके साथ उसमें हम जुड़ेंगे, और वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर नसरीन हैं, जामिया मिलिया की प्रोफेसर फौजिया खान हैं, उन्होंने मिलकर इसको डिज़ाइन किया है। प्रोफेसर मोहम्मद मियाँ जो मानू के वाइस चांसलर हैं, उसको सुपरवाइज़ किया है। डॉक्टर समीर एक असिस्टेंट प्रोफेसर हैं जो उसको कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, और हम इस प्रोग्राम को ख़त्म करके, कॉन्फ्रेंस ख़त्म करने के बाद उसको लॉन्च करेंगे। 1 महीने का वो ऑनलाइन टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम है, उसका सिलेबस और कंटेंट, उसका मॉड्यूल हमने डिज़ाइन, और बहुत से लोग कर रहे होंगे, ये मैं नहीं कह रहा कि हम ही कर रहे हैं, बहुत से लोग कर रहे होंगे, लेकिन मैं कह रहा हूँ इस किस्म के प्रोग्रामों में शिरकत करें। ऑनलाइन जो आजकल की चीज़ है, जो कोविड ने हमको सबको सिखा दिया, हो रही थी कहीं ना कहीं, लेकिन कोविड ने सबको सिखा दिया कि भाई अब ऑनलाइन पढ़ाई भी का एक ज़माना आ गया है। अच्छी बुरी क्या है, उसके प्रोज कॉन्स बहुत हैं, लोग उस पर चर्चा करते हैं, महमूद सिद्दीकी साहब उस पर बहुत बोल सकते हैं,
ये एजुकेशन के प्रोफेसर हैं कि उसके क्लासरूम पढ़ाई कितनी अच्छी है और ऑनलाइन पढ़ाई कितनी अच्छी है, और दोनों। लेकिन बहरहाल ये सब इस बात से मुत्तफ़िक हैं, महमूद सिद्दीकी साहब भी मुत्तफ़िक होंगे कि हाइब्रिड एजुकेशन का अब ज़माना है, क्लासरूम भी है, ऑनलाइन भी है। तो हमें ज़्यादा अगर रीच करनी है मुल्क भर में, तो ऑनलाइन हमारे पास एक अच्छा मॉडल है, जिसको हम ODL भी कहते हैं, ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग भी कहते हैं। वो एक मॉडल है, तो हमें उसकी तरफ करना होगा। और उसके लिए दूसरा जो चीज़ मैं कहने जा रहा हूँ, जो मैंने इनॉग्रल सेशन में भी इसका जिक्र किया था, कि टेक्नोलॉजी को हमें इसके साथ इंटीग्रेट करना होगा। अगर हमें ऑनलाइन और फार रीचिंग कॉर्नर तक एजुकेशन पढ़ानी है, ट्रेनिंग करानी है, तो हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा टेक्नोलॉजी को। ये नई टेक्नोलॉजी आ रही है, जिसका एक सेशन यहाँ पूरा हुआ, इसका मैडम ने भी जिक्र किया, तो मशीन लर्निंग, डिजिटल प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया वगैरह वगैरह, जितने भी चीज़ अब ये मौजूद हैं मीडियम्स और प्लेटफॉर्म, उनका हमें इस्तेमाल करना होगा। और उसके ज़रिए हमें एक इंटीग्रेटेड, जिसको हम एडटेक कहते हैं आज की ज़बान में, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, उसका इस्तेमाल करके इस ट्रेनिंग को, कंटिन्यूस लर्निंग प्रोसेस को करना होगा, ताकि जो भी किसी भी सेक्टर में ट्रेनिंग हो या एजुकेशन हो, ख़वातीन हज़रात आप सब जानते हैं उसके 3 मेजर कंपोनेंट होते हैं। 3 मेजर कंपोनेंट होते हैं: नॉलेज, स्किल, एटीट्यूड। एटीट्यूड को आप तरबियत कह दीजिए, स्किल में आप लाइफ स्किल्स कह दीजिए, कम्युनिकेशन स्किल्स कह दीजिए, बिहेवियरल स्किल्स कह दीजिए, मोटिवेशन कह दीजिए, लीडरशिप कह दीजिए, जो भी स्किल्स हैं ये हमको सिखाने पड़ेंगे। और नॉलेज तो नॉलेज का कंपोनेंट है। अगर आप फिजिक्स के स्टूडेंट हैं, फिजिक्स की नॉलेज देनी होगी, अगर आप केमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं, केमिस्ट्री की नॉलेज देनी होगी। तो नॉलेज, स्किल एंड एटीट्यूड, ये 3 चीज़ें अगर हम पहुँचा सकते हैं लोगों तक, तो हम समझते हैं कामयाब होंगे। तो इसके लिए ये जो हमने इस मीडियम की आपका जिक्र किया है, अगर हम इस कंटिन्यूस प्रोसेस से अगर हम नॉलेज अपग्रेड कर सकते हैं, स्किल्स अपग्रेड कर सकते हैं, एटीट्यूड अपग्रेड कर सकते हैं, तो यकीनन हमारे मेयार, यकीनन हमारा आउटकम, हमारे लर्निंग आउटपुट जो हैं वो हमेशा ऊंचे होंगे। ये हमारा AIM का एक मोटिव रहता है, और इसमें हम काम करते हैं, और इसमें हम तमाम NGO से हाथ जोड़ते हैं, हाथ मिलाते हैं, और इसमें आपके साथ भी हम यहाँ हैं। ये देखें हम आए अपने। ख़वातीन हज़रात, एक बात मैं और इजाफा करना चाहूँगा कि जिसका जिक्र यहाँ किया गया और बहुत सही किया गया, कि आप लोगों ने सब ने ये कहा कि किसी ने बहुत अच्छी बात कही, मेरे ख्याल से यहाँ मौजूद है कि नहीं, इश्तियाक ने कहा था कि SEDG की डेफिनेशन क्या होगी, सोशियो इकनॉमिक डिसएडवांटेज ग्रुप की डेफिनेशन क्या होगी, तारीफ़ क्या होगी, कौन है, कास्ट के बेसिस पे होगी, मज़हब के बेसिस पे होगी, या इलाके के बेसिस पे होगी, या किसी आदाद शुमार पे होगी कि उनकी आमदनी कितनी है, या ऐसी होगी कि तारीख़ के ज़माने से 1000 साल से वो पिछड़े हुए हैं, 2000 साल से पिछड़े हुए हैं, इसलिए वो SEDG हैं, या ये कि वो वोमेन हैं, जेंडर के बेसिस पे होगी, क्या चीज़ होगी जो SEDG को डिफ़ाइन करेगी, या ये सब मिलके होगी। तो इसके लिए हमें आदाद व शुमार की बहुत शिद्दत से ज़रूरत रहती है। और इसमें जैसे कि हमारे की नोट स्पीकर थे इनॉग्रल सेशन के, प्रोफेसर अमिताभ कुंडू साहब ने आदाद व शुमार की मदद से आपको कहीं हंगर का लेवल दिखाया, कहीं GDP दिखाई, कहीं आप दोनों ने हैप्पीनेस का दिखाया, कहीं ह्यूमन डेवलपमेंट का इंडेक्स दिखाया। ये सारे इंडेक्सेस को लेके आजकल ये चीज़ें बनाई जाती हैं। तो इसके सेंस में हमने रेजोल्यूशन पास किया है कि हुकूमत इसके सिलसिले में कोई मैकेनिज़्म बनाए, यकीनन हुकूमत बनाए, लेकिन इसका डेटा जमा करने का काम हम लोग खुद भी कर सकते हैं, जैसा कि अमिताभ कुंडू साहब ने किया। उन्होंने बताया ना कि सारा डेटा उन्होंने कहाँ से जमा किया, गवर्नमेंट रिपोर्ट से, सैंपल सर्वे से, एजुकेशनल रिपोर्ट से, सेंसस से, प्लानिंग कमीशन या नीति आयोग की रिपोर्टों से। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इतना डेटा मौजूद रहता है हमारे पास, या स्टेट गवर्नमेंट का इतना डेटा मौजूद रहता है, हमें उसमें कल आउट करना है, निकालना है। वो हमें एक डेटा मैनेजमेंट करने का एक परमानेंट मैकेनिज्म बनाने की ज़रूरत है, और वो हमें कम्युनिटी को खुद करने की ज़रूरत है। हम अगर मुनहसर रहेंगे सरकार के ऊपर, तो सरकार तो मज़हब के नाम पे तो कोई डेटा जमा नहीं कर रही है, सेंसस ही नहीं करती है। बहुत कोशिश की जा रही है कि मज़हब के नाम पे डेटा दे दिया जाए, नहीं देते हैं, फिर भी निकाल देते हैं। आपको कहीं ना किसी ना सेंसस से हेल्थ का डेटा हो, एम्प्लॉयमेंट का डेटा हो, हंगर का डेटा हो, शौचालय का डेटा हो, वगैरह वगैरह जो डेटा सरकार के आते हैं वो सब निकाल सकते हैं, नाम देख के, इलाका देख के निकाल देते हैं। बहुत सी चीज़ें जो कोशिश करते हैं वगैरह वगैरह। लेकिन अगर हम एक परमानेंट मैकेनिज्म बनाएं, जिसकी तरफ से AIM कोशिश कर रही है, और हम चाहेंगे फेम से भी कि डेटा मैनेजमेंट की जो हमारी एक
ज़रूरत है कि चाहे इदारा बनाएं, चाहे ऑर्गेनाइजेशन बनाएं, एक पायलट प्रोजेक्ट ही लॉन्च करें। हम एक पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च करें कि वो महाराष्ट्र के फॉर एग्जांपल, हम दिल्ली का कर सकते हैं, कोई यूपी का कर सकता है कि मुसलमानों क्या एजुकेशनल, हेल्थ, हंगर, हेल्थ का क्या स्टेटस है, और ये रिपोर्टों में मौजूद कहीं मिल जाएगा आपको। किसी को बैठ के 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने रिसर्च करनी पड़ेगी, निकालना पड़ेगा। वो डेटा मैनेजमेंट करने का काम हमें बहुत रेगुलर बेसिस पे करना पड़ेगा। उसमें आप सब जैसे जो दानिश्वर हैं, कॉम्पिटेंट लोग हैं, कुंडू साहब जैसे लोग हैं, केतकर साहब जैसे लोग हैं, उनकी भी हमें मदद देनी पड़ेगी, क्योंकि उनकी आवाज़ में असर होगा। की मदद से हम, और आदाद शुमार की मदद से हम पॉलिसी प्लानिंग वालों के पास भी जा सकते हैं, पार्लियामेंटेरियंस के पास भी जा सकते हैं, हम हुकूमत के पास भी जा सकते हैं, हम जर्नलिस्ट के पास भी जा सकते हैं, और ख़ुद भी सोच सकते हैं कि हमें क्या करना है, अपना करना है। तो ये एक वक्त की बहुत बड़ी ज़रूरत है कि हमारे पास अपने आदाद शुमार, हम सच्चर कमेटी का कोट करते रहते हैं, कम से कम 20 साल पुरानी हो गई, कम से कम 20 साल पुरानी हो गई। अब 20 साल के बाद उस पर अमल दरामद कितना हुआ, कुंडू साहब ने एक रिपोर्ट दे दी थी, उसको भी 10-15 साल हो गए। तो 15-15 साल बाद रिपोर्टें अगर आके हमें बताती रहेंगे तो हम 15-15 साल पीछे तो चलते ही रहेंगे कम से कम। तो ये मेरी गुजारिश है डॉक्टर फौजिया खान साहबा आपकी सरपरस्ती में कि हमको एक ऐसा मैकेनिज़्म, मैंने फेम से एक पायलट प्रोजेक्ट डिज़ाइन, अपने AIM से एक पायलट प्रोजेक्ट डिज़ाइन किया है। उसमें कुंडू साहब के शागिर्द शामिल हैं जो JNU से PhD स्कॉलर्स हैं, तो हम उसको जल्दी लॉन्च करने वाले हैं कि उससे हम सिलेक्टेड स्टेट, बिहार, यूपी, दिल्ली, हरियाणा के जो हमारे नॉर्थ इंडिया के, इसको अनफॉर्चुनेटली बीमारू स्टेट कहा जाता है, अनफॉर्चुनेटली बीमारू स्टेट कहा जाता है, हम उसमें देखेंगे कि कहाँ कैसा स्टेटस है मुसलमानों की हेल्थ का, एम्प्लॉयमेंट का। दिल्ली का एक सर्वे हुआ है इस किस्म का, अब उसमें लगता है कि मुसलमानों का एम्प्लॉयमेंट, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जो है बहुत अच्छा है, इज़ मच बेटर देन मैनी अदर कम्युनिटीज़। एक मिसाल दे रहा हूँ आपको, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बहुत अच्छा है, क्योंकि उसका जब डिटेल सर्वे किया गया, उसका जो इनकम ग्रुप निकाला गया, वो किस इनकम ग्रुप में है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, तो रेडी वाले हैं, रिक्शे वाले हैं, सब्जी बेचने वाले हैं, फल बेचने वाले हैं, वो इनकम ग्रुप के लोग हैं जो सेल्फ एम्प्लॉयड ग्रुप पे लगे हुए हैं, ना कि वो नहीं जो स्टार्टअप चला रहे हैं। जो स्टार्टअप चला रहे हैं भारत सरकार का या स्किल प्रोग्राम में, वो लोग उसमें शामिल नहीं हो रहे हैं। तो सेल्फ एम्प्लॉयड ग्रुप में हमारे ऐसे लोग आए थे जो लो इनकम ग्रुप के लोग हैं, लेकिन नंबर में वो इजाफा कर जाते हैं। तो ये तज्जिया करने की ज़रूरतें हैं, इसका बहुत हमें इस वक्त की ज़रूरत है और हम लगातार करें, क्योंकि बार बार कहा गया, जो आपके MP हैं औरंगाबाद के, बहुत साफ कह गए, आपने भी कहा कि हुकूमत से कुछ नहीं मिलने वाला, खुद ही करना पड़ेगा। ये हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हमें ये कह रहे हैं, हमारे नुमाइंदे हमें ये कह रहे हैं, तो हम तो उसको बात मान ही देंगे, यकीन कर लेंगे, हमें उसमें कोई दो राय नहीं है, उसमें हमें न सोचने की कोई राय नहीं है। तो ख्वातीन हज़रात, हमें अपने हालात का के जो आदाद व शुमार हैं, एक तो हमारे जज्बात हैं, एक हमारे तजुर्बात हैं, एक हमारे एनेक्डोट्स हो सकते हैं, मेरे साथ क्या हुआ, आपके साथ क्या हुआ, आपके साथ क्या हुआ, वो हो सकते हैं, लेकिन एक कलेक्टिव बेसिस पे हमारा देखेंगे तो आदाद व शुमार की हमें बहुत शिद्दत से ज़रूरत होगी। मैं बातें तो मेरे जहन में बहुत है कंक्लूड करने में, लेकिन क्यों मगरिब का वक्त हो रहा है, हम ख़त्म भी करना चाह रहे हैं। एक दो बातें मैं अर्ज़ करूँगा, ख़ास तौर से स्पेसिफिक जो मैं चाहूँगा कि जिसकी बात डॉक्टर फौजिया खान साहिबा ने इनॉग्रल सेशन में भी की, आज भी करी, कि हम सबको जहाँ भी स्कूल खोल रहे हैं, स्कूल की तवज्जो करने की बात है, प्री स्कूल खोलने की ज़रूरत है, प्री प्राइमरी स्कूल खोलने की स्कूल बहुत शिद्दत से ज़रूरत है। वो सरकारी निज़ाम में आ ही रहा है। 3 साल से बच्चे के लेके जो 5 साल के बच्चों के स्कूल हैं, कभी उसको हम नर्सरी कहते हैं, कभी KG स्कूल कहते हैं, कभी प्री प्राइमरी स्कूल कहते हैं, मॉन्टेसरी स्कूल कहते हैं, अलग अलग वक्त में अलग अलग नामों से उसको प्ले वे स्कूल कहते हैं। वो आज सब प्राइवेट हाथों में है आज की तारीख में, तो कहीं भी सरकार के हाथ पे नहीं है। आंगनवाड़ी को छोड़ दिए, वो तो न्यूट्रिशनल प्रोग्राम है बेसिकली, मदर चाइल्ड का न्यूट्रिशन प्रोग्राम है बेसिकली, उसको जोड़ेंगे तालीम से आगे कैसे करेंगे वो तो अलग बात है। बेसिकली वो मदर चाइल्ड का न्यूट्रिशन प्रोग्राम है बेसिकली बुनियादी तौर पे। लेकिन अभी जो है प्री प्राइमरी, जो अब आने वाले दिनों में मैंने पहले कहा, ये एक अपना बड़ा अभियान है, और जैसा कि सब ने कहा, माहिरीन ने कहा, उसी वक्त हमारा 70-80% जो डेवलपमेंट है उसी वक्त हो जाता है। अगर उसी वक्त हमारे बच्चे के दिमागों में चीज़ें डाल दी गई कि मुसलमान क्या है, आतंकवादी, मुसलमान क्या है, फला, तो हमारा प्री प्राइमरी स्कूल का जो माइंड, अभी उसका करिकुलम बनने वाला है। हायर स्कूल का महमूद सिद्दीकी साहब बताएंगे, शायद करिकुलम फ्रेमवर्क बन गया, स्कूल का करिकुलम फ्रेम बन गया, लेकिन अभी जो ये अर्ली चाइल्ड का करिकुलम फ्रेमवर्क नहीं बना है, मेरे ख्याल से आपको
नहीं बना है, वो बनने वाला है। वो उसके करिकुलम में क्या आएगा ये तो हम देखेंगे, उस करिकुलम में सरकार क्या डालेगी। तो बड़े जो करिकुलम बने वो तो हमारे सामने ही हैं कि बीए के कोर्स से क्या मेडिवल इंडिया निकाल दिया गया। बीए का जो हिस्ट्री का कोर्स यूजीसी ने प्रिस्क्राइब किया है, अगर आपकी लोगों को नज़रों से गुजरा होगा तो हिस्ट्री का एक बड़ा पोर्शन उस बीए के कोर्स से गायब कर दिया गया है, बीए के कोर्स से जो यूजीसी ने किया। बहरहाल उसकी तफसीलात में मैं नहीं जाऊँगा, महमूद सिद्दीकी साहब और ये सब प्रोफेसर एमजे खान साहब बैठे हुए हैं, ये सब लोग बात करेंगे, एजे खान साहब। लेकिन मैं बता रहा हूँ जब प्री नर्सरी या 3 से 5 साल बच्चों का करिकुलम बनेगा, सिलेबस बनेगा, उसमें क्या चीज़ें डाली जाएंगी वो सरकार हमें बताएगी। अभी तो उससे पता ही नहीं है, लेकिन हमें चाहिए कि हम अपने तौर पे ऐसे स्कूल बनाएं जिसकी आप लोगों ने ज़रूरत की तरह इशारा किया है कि उसमें इस्लामिक तालीम भी हो, तरबियत भी हो, मॉरलिटी भी हो, इथिक्स भी हो और दूसरी चीज़ें भी उसमें पढ़ाई जाएँ। तो वही एक फॉर्मेटिव स्टेज है जिसका हमें करना बहुत ज़रूरी है। ख़वातीन हज़रात, आखिरी बात ये कहा जा रहा है कि मैंने पहले भी कहा था कि हमें ये जो नई पॉलिसी है वो 21st सेंचुरी की तैयारी कर रही है, चीज़ें बनाई गई है बुनियादी तौर पे, और हिंदुस्तान को विश्व गुरु बनाने का एक तसव्वुर है कि हिंदुस्तान एक विश्व गुरु बनेगा। वो हमारे पास स्टेटस होगा जो नालंदा में, तक्षशिला में होता था, जहाँ दुनिया भर से लोग पढ़ने आया करते थे। इट विल बी, इंडिया विल बी ए सेंटर ऑफ इंटरनेशनल लर्निंग। अजान हो गई, लोग नमाज़ थोड़ी देर पर रुक के पढ़ सकते हैं, हम लोग रुक के नमाज़ पढ़ लेंगे। तो मतलब कहने का ये, हम इस तरफ आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन विश्व गुरु बनने के लिए और 21st सेंचुरी में हम काम आगे बढ़ने के लिए जिस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत होगी वो एक फ्रंटियर्स ऑफ टेक्नोलॉजी जो आ रही हैं, जिसका एक सेशन हमने रखा था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, कि उससे भी बियॉन्ड हमें, यानी हमें सिर्फ ये नहीं सोचना कि टेक्नोलॉजी क्या आ रही है, हम आने वाली अनफोर्सिन टेक्नोलॉजी के लिए अपने आप को तैयार करें। यानी ऐसा माइंड बनाएं कि जो इनोवेटिव हो, जो अनफोर्सिन चीज़ों को फेस कर सके। फोर्स, जैसा आपने कहा, अभी किसी ने शायद यहाँ कहा कि नॉलेज वो है जो रिटन चीज़ है, रिटन पोर्शन में किसी ने कहा, हमारे नॉलेज जो है वो रिटन है, लेकिन जो अनरिटन है, जो अननोन है, उस नॉलेज की तरफ हमें तैयारी करनी है। तो उसके लिए मैं समझता हूँ कि जो आज के टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हैं उससे हमारी कम्युनिटी को बिल्कुल जुड़ना पड़ेगा। अगर नहीं जुड़ेंगे तो जैसे कहते हैं वी विल मिस द बस, हम ट्रेन छूट जाएगी हमारी, हम प्लेटफॉर्म पे खड़े रह जाएंगे। तो हमें अपने स्कूल के टीचरों को, वालिदैन को, बच्चों को, कम्युनिटी को उस टेक्नोलॉजी की तरफ तवज्जो दिलानी होगी, ट्रेनिंग दिलानी होगी, उनके हार्डवेयर सॉफ्टवेयर से तैयारी करानी होगी, स्कूलों में बताना होगा। और मैं समझता हूँ ये कोई मुश्किल काम नहीं है। फिर वही ऑनलाइन और डिस्टेंस एजुकेशन की बातें हम कर सकते हैं। बहरहाल घूम फिर के जो मैं कहना चाह रहा हूँ ये कि हमको एक प्रोग्रेसिव, फॉरवर्ड लुकिंग, आउटवर्ड गोइंग एजुकेशन पॉलिसी या अप्रोच की तरफ करना पड़ेगा, अमल की तरफ करना पड़ेगा। जो तरीके हमारे पुराने रहे हैं उससे हमें हटना पड़ेगा। अब वो पुराने तरीक़ों पे मैं चर्चा नहीं करूँगा, लेकिन जिसको हम कहते हैं रॉड सिस्टम है, रटना है, जो तकलीद का है, वो तकलीद से हटना पड़ेगा। जब तक हम तनकीद की तरफ, क्रिटिक की तरफ जाएंगे, एम्पेरिकल मेथड की तरफ जाएंगे, साइंटिफिक टेम्परेट का डॉक्टर फौजिया खान साहब ने रेजोल्यूशन पास किया है, हम सरकार से उम्मीद कर रहे हैं कि साइंटिफिक टेम्परेट पैदा करेगा, वो हमें खुद पैदा करना पड़ेगा। जब तक वो नहीं करेंगे तो हम तरक्की की राह पे आगे नहीं बढ़ेंगे। अजान भी हो गई है, वक्त भी हो गया है, और पता नहीं तारिक आज़म साहब जुड़े हैं कि नहीं जुड़े हैं, लेकिन ये कि मैं अर्ज़ करना चाहूँगा कि ख़वातीन हज़रात, ये कॉन्फ्रेंस को मैं इख्तिताम नहीं मानूँगा, मैं आज का दिन या आज का वक्त इख्तिताम नहीं मानूँगा। मेरी ख्वाहिश ही होगी ये सिर्फ एक कदम माने इसको, और हमें माइल्स टू गो वाली बात है। हमें बहुत मीलों सफ़र करना है, इसलिए आज के बाद से हम फिर कोई नया सफ़र शुरू, कल से नया सफ़र शुरू करें। और इस कॉन्फ्रेंस से अगर हम एक भी, दो चीज़ भी ले के अपने अमल में शुरू कर देंगे, तो चाहे वो पैरेलल एजुकेशन हो, टेक्नोलॉजिकेशन हो, कोई भी सेक्टर हमने इतने चुने हो सकता है। और ये शिकायत रही है, और मैं उसको कंसीड करता हूँ कि हर टॉपिक के साथ हम उतना वक्त नहीं दे पाए जितना उस टॉपिक की ज़रूरत थी, डिमांड थी, वक्त की कमी थी। लेकिन हमने इश्यूज़ को फ्लैग कर दिया, हाईलाइट कर दिया। अब उस पर तवज्जो करना, आगे बढ़ाना वो NGOs, हम जैसे लोगों का या आप जैसे लोगों का काम है। जो इश्यूज़ हमने वो फ्लैग कर दिए, वो एक सेशन में या 2 दिन में हम किसी को एक्सपर्ट या मास्टर तो बना नहीं सकते, लेकिन हाँ ये बता सकते हैं कि ये चीज़ें तवज्जो तलब है, इसकी तरफ गौर करना है।
तो इंशाल्लाह हम सब उस पर गौर करेंगे। इसी उम्मीद के साथ, इसी दुआ के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ और फिर मैं तहे दिल से खालिद सैफुद्दीन साहब के लिए कहूँगा कि ज़रा ज़ोरदार तालियाँ एक बार फिर से बजाइए बजाइए और इस उम्मीद के साथ कि फिर इंशाल्लाह कहीं ना कहीं किसी और महफिल में आप लोगों से मुलाकात होगी। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम। एक बहुत ज़रूरी ऐलान ये है कि कल सुबह 8:30 बजे दिल्ली गेट से तालीमी कारवां रवाना होने वाला है। फेम के तमाम मेंबरान, वारिसान हर्फ़ क़लम और तमाम ऑर्गेनाइजेशंस के मेंबरान से अदबन गुजारिश है कि वो 7:30 तक वहाँ पहुँच जाए। 8:15 तक। चिश्ती साहब, तो अब इस कॉन्फ्रेंस के इख्तिताम का ऐलान किया जाता है। मैं मैडम ने सभी का शुक्रिया अदा कर दिया है। मैं भी ऑन बिहाफ ऑफ ऑल इंडिया एजुकेशन मूवमेंट तमाम ही स्पीकर्स, चेयरमैन, को चेयरमैन, पार्टिसिपेंट्स और जो सपोर्ट हमें खालिद सैफुद्दीन साहब से मिली है, फेम से मिली है, उन सब का एक बार फिर तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया।